अच्छा, कल हमने डिस्कस कर लिया था काइंड ऑफ एजेंट वगैरह, और फिर हम क्रिएशन ऑफ एजेंसी स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एजेंसी जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट होता है, हमने पहले भी पढ़ा है, कैन बी ओरल, कैन बी रिटर्न और कैन बी इम्प्लाइड। तो एजेंसी जो है ये बाय एग्रीमेंट, बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट भी हो सकती है कि आप या तो आप ओरली या रिटर्न में, या ओरली या रिटर्न में आप जो एक्सप्रेस करेंगे कि आप एजेंसी क्रिएट कर रहे हैं और एजेंट की सारी पावर्स वगैरह सारी चीजें स्पेसिफाई करेंगे और फिर एजेंट अपॉइंट करेंगे। नॉर्मली परचेज ऑफ लैंड और इस तरह की चीजों में एजेंसी बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट ही काम आती है और इसी तरह से एजेंसी क्रिएट होती है, तो वो तमाम चीजें करेंगे। लेकिन एजेंसी जो है वो इम्प्लाइड एग्रीमेंट के थ्रू भी बन जाती है, जो कि आपके कंडक्ट से दर हकीकत एजेंसी बन रही हो, जिसमें आपने एक्सप्रेसली कहा ना हो, ना रिटर्न ना ओरल, आपने किसी भी तरह से ना, लेकिन आपने कुछ ऐसी हरकत करी हो जिसकी वजह से आपकी एजेंसी क्रिएट हो गई हो। तो एजेंसी बाय इम्प्लाइड एग्रीमेंट आज हम डिस्कस करते हैं, जिसमें हमने देखना है कि एजेंसी बाय स्टॉपल भी होती है। स्टॉपल प्रिंसिपल आपने पहले से पढ़ा हुआ है। एजेंसी बाय होल्डिंग आउट है, एजेंसी बाय नेसेसिटी है। ठीक है, तो बारी बारी इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो एजेंसी बाय स्टॉपल। ठीक है, सबसे पहले तो आ गया एजेंसी बाय स्टॉपल। देखिए, स्टॉपल प्रिंसिपल आपने पहले भी पढ़ा था कि कभी भी किसी को किसी ट्रुथ से डिनाई नहीं करना दिया जाता, कि अगर एक शख्स ने एक दफा एक ट्रुथ कहा था तो आज अगर वो उससे मुकर रहा है तो कोर्ट स्टॉपल प्रिंसिपल अप्लाई करता है और एजेंसी बाय सॉरी स्टॉपल प्रिंसिपल अप्लाई करता है और उसको ट्रुथ से फैक्ट से डिनाई नहीं करने देता। तो इसी तरह से एक एजेंसी की क्रिएशन है, इम्प्लाइड एजेंसी की, जो कि स्टॉपल प्रिंसिपल के तहत क्रिएट हो जाती है। एक क्वेश्चन है, हाँ इम्प्लाइड की पढ़ रहे हैं ना अभी, उसकी एग्जाम्पल आएंगी। देखें, such an agency is based on the doctrine of estoppel, which may briefly be stated thus: where a person by his words or conduct has willfully led another to believe that certain set of circumstances or fact exist, and that far and that other person has acted on that belief, he is stopped or precluded from denying the truth of such a statement, although such a state things did not fact exist। देखिए, अगर आप कंडक्ट से किसी को अपने ये यकीन दिलाएं कि फला शख्स आपका एजेंट है, कि फला शख्स आपका एजेंट है, और बाद में आप उस बेस के ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और बाद में आप पीछे हटें, तो लॉ आपको पीछे नहीं हटने देगा। लॉ कहेगा ये एजेंसी बाय स्टॉपल क्रिएट होगी। फॉर एग्जाम्पल, ए बी सी तीनों एक जगह मौजूद हैं और बी वहां पे एक बात बोलते हैं कि ए जो है मेरे, बी वहां पे एक बात बोलते हैं कि मैं जो हूं ए का एजेंट हूं। ठीक है, बी क्या बात बोल रहे हैं सी के सामने कि मैं जो हूं वो ए का एजेंट हूं, और ए इस बात पे चुप है, ना हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं, बिल्कुल चुप है। ठीक है, और उसके बाद हुआ ये कि कुछ अरसे बाद सी ने बी से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ये सोच के कि वो जो है ए के एजेंट थे, क्योंकि ए ने उस वक्त डिनाई भी नहीं करा था जब बी ये बात बोल रहे थे। तो उनकी खामोशी एक ऐसा कंडक्ट थी जिससे ये यकीन हो गया था कि बी वाकई में ए के एजेंट हैं। तो इस बात पे सी ने अगर बी से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब अगर ए आके बोलते हैं, आपको पता है कि एजेंट के हर एक्ट का जिम्मेदार कौन होता है? प्रिंसिपल होता है। अब अगर ए आके बोलते हैं कि नहीं जनाब ये तो मेरे एजेंट कभी भी नहीं थे, तो आज डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल अप्लाई होगा कि उस वक्त आपने एक ऐसा कंडक्ट करा था जिससे एक फैक्ट एग्जिस्ट करने लगा था, कि आप खामोश रहे थे और आपके खामोश रहने की वजह से एक फैक्ट की एग्जिस्टेंस क्रिएट हो गई थी, जिससे ये लगने लगा था कि वाकई में ये आपके एजेंट हैं। तो आज आपको पीछे नहीं हटने दिया जाएगा, आप आज से डिनाई नहीं कर सकते। आज आप ही इनके एक्ट के जिम्मेदार हैं, आपको ही कंसीडर किया जाएगा इनकम प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये बेसिकली होती है एजेंसी बाय स्टॉपल। देखिए, इसकी जो इलस्ट्रेशन है वो भी कुछ इसी तरह है। T tells M
in the presence and within the hearing of N that he is N's agent. ठीक है, टी एम को क्या बोल रहे हैं कि मैं एन का एजेंट हूं और एन जो है वो मौजूद भी है उस जगह। एन डज नॉट कॉन्ट्राडिक्ट दिस स्टेटमेंट एंड कीप्स क्वाइट। एन खामोश रहते हैं और इस स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते। Later on, M enters into a transaction with B, believing honestly that T is an agent. N is bound by this transaction and he will be stopped from denying the existence of the agency, even though such an agency did not in fact exist. Notice that by virtue of the doctrine of estoppel, an apparent or ostensible agency becomes as effective as an agency deliberately created. ठीक है, वही एग्जाम्पल है जैसा मैंने दी थी कि एन की प्रेजेंस में टी ने एम को बोला कि मैं जो हूं वो एन का एजेंट हूं, और एन को ये बात सुन के भी इस फैक्ट से उन्होंने डिराई करा। तो ऐसी सूरत हाल में बाद में ये हुआ कि एम जो है टी से किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए, तो ऐसी सूरत हाल में एक एजेंसी बाय स्टॉपल प्रिंसिपल क्रिएट हो गई और अब एन को पीछे नहीं हटने दिया जा सकता, क्योंकि आप उस वक्त कीप क्वाइट रहे, आपने कुछ नहीं बोला। आपको चाहिए था आप उस फैक्ट से डिनाई कर जाते, तो आज आप उस फैक्ट से डिनाई नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली कहलाती है एजेंसी बाय स्टॉपल। फिर इसी तरह एक और एम्प्लॉयड एजेंसी होती है एजेंसी बाय होल्डिंग आउट। ठीक है जी। सच एन एजेंसी, एक मिनट, एक सवाल है सर, अगर बी ने सी को ए का झूठ बोलकर एजेंट शो करवा कर पैसे ले लिए, तो ए बी पर सूट फाइल कर सकते हैं? बी ने सी को ए का झूठ बोलकर एजेंट शो करवा कर पैसे ले लिए। देखें, झूठ बोल के एजेंट शो कराया तो वो तो एजेंट बने ही नहीं ना, वो तो एजेंसी क्रिएट नहीं हुई। यहां हुआ ये नहीं है, उन्होंने बोला जरूर, लेकिन आप भी तो चुप रहे। आप चाहते उस वक्त मना करते कि नहीं भाई ये मेरा एजेंट कहां से आ गया, आपने मना नहीं करा। अगर झूठ का केस है तो फिर तो अलग बात है ना, फिर तो आपने फ्रॉड के जरिए एजेंसी क्रिएट करी है, और फ्रॉड के जरिए एजेंसी कभी भी क्रिएट नहीं हो पाती। ठीक है, ये तो आपने फ्रॉड के जरिए करी, फ्रॉड के जरिए नहीं हो पाती क्योंकि आपने झूठ बोल दिया। लेकिन हमारे केस में ये हो रहा है कि वो बोल जरूर रहा है लेकिन अगला भी खामोश है, जिसके लिए बोल रहा है वो चुपचाप खड़े हुए। तो इसीलिए लॉ ने एजेंसी बाय स्टॉपल के जरिए एजेंसी क्रिएट करा दी कि जब भी कोई ऐसी बात हो तो आप मुंह खोलकर बोलें कि नहीं भाई ये मेरा एजेंट नहीं है। वरना अगर लॉ ऐसा नहीं करता तो फिर क्या प्रैक्टिस बन जाती, फिर यही प्रैक्टिस बन जाती थी कि हर कोई अपने एक दोस्त को पकड़ के लेके आता और इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता, बाद में वो मुकर जाते और ये भी मुकर जाता। तो ये तमाम चीजों को दूर करने के लिए ये लॉ बनाया गया। अगला है एजेंसी बाय होल्डिंग आउट। Such an agency is based on the doctrine of holding out, which is a part of the law of estoppel. पहली बात तो होल्डिंग आउट भी लॉ ऑफ एस्टॉपल की ही समझ लें एक पार्ट है। In this case also the alleged principle is bound by the acts of supposed agent if he has induced third person to believe that they are done with his authority. But unlike an agency by estoppel, an agency by holding out requires some affirmative or positive act or conduct by the principal to establish agency subsequently. देखिए तकरीबन दोनों सेम ही होती हैं, बस फर्क इतना होता है कि इसमें आपने कोई एक्ट करके दिखाना होता है कि आप कोई ऐसा एक्ट करते हैं। वहां पे क्या है, आप सिर्फ खामोश थे, यहाँ पे आपने बकायदा कोई एक्शन ऐसा करना है जिसकी वजह से लगने लगे कि वो शख्स आपका एजेंट है और अपनी अथॉरिटी में काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक आपका एक सर्वेंट है, उसको आप डेली एक शॉप पे भेजते हैं, वो वहां से क्रेडिट पे गुड्स खरीदता है और डेली आप उसको पे ऑफ कर देते हैं। वो आपके नाम पे खरीद के लाता है, आपके घर के लिए लाता है, लेकिन आप डेली उसको पे कर देते हैं। ठीक है, यही आपकी रूटीन है। तो अब शॉपकीपर को भी लगने लगा कि भाई वो आपका एजेंट है, आपके बिहाफ पे ही खरीदता है और आप पे भी करते हैं। अब पे करना बेसिकली आपका एक ऐसा एक्ट है, एक ऐसा पॉजिटिव एक्ट है जो कि अगले को यकीन दिलाने लगा कि हाँ जनाब ये मेरा एजेंट ही है। हालांकि आपने एक्सप्रेसली जाके उसको कहा नहीं है, ठीक है ना, आपने सर्वेंट को एक्सप्रेसली कहा है, लेकिन क्या है कि वो जब भी शॉप से कोई भी खरीदारी आपके नाम पे करता है, आप शाम में या अगली सुबह जाके उस शॉपकीपर को पेमेंट कर रहे हैं।
अब ये पेमेंट करना जो है ये बेसिकली एक ऐसा पॉजिटिव एक्ट कर रहे हैं, ऐसा पॉजिटिव एक्शन आप कर रहे हैं जिससे शॉपकीपर को भी ये लगने लगा है कि यार हाँ ये बंदा इसका एजेंट है, और आप दोनों के बीच में एक इम्प्लाइड एजेंसी क्रिएट हो रही है लेकिन होल्डिंग आउट के थ्रू हो रही है। ठीक है। अब कल को अगर वो आपका सर्वेंट अपने पर्सनल नेम पे भी कुछ लेके चला गया ना शॉप से, अपनी पर्सनल उस पे भी लेके चला गया, फॉर एग्जाम्पल वो वहां गया, उसने आपके नाम पे लिया लेकिन उसने पर्सनल यूज कर लिया, तो वो पेमेंट भी आपको करनी पड़ेगी क्योंकि आप हमेशा उसकी पेमेंट करते थे, जिसकी वजह से आपके पॉजिटिव एक्ट की वजह से लगने लगा कि ये आपका एजेंट है और एक एजेंसी क्रिएट हो गई होल्डिंग आउट के थ्रू। तो आज अगर वो आपके नाम से लेके अपने घर गुड्स लेके जा रहा है तो बाद में भी आपको पेमेंट करनी है एजेंसी बाय होल्डिंग आउट के थ्रू। फिर आगे पढ़े, thus where an employer has been accustomed to pay for goods bought on his behalf by his employee from P, the employer may be liable for the purchase made in the customary manner even though it is made by the employee fraudulently after he has left the employment. The employer's conduct in holding out his employee to be his agent paying for purchase made by the employee on previous occasion stops him from denying that his authority was not still in existence. It may be noted that where the agent is held out as having only a limited authority to do as, the principal is not bound act outside the authority. ठीक है। अब देखें इसको थोड़ा सा, यही वजह होती है कि हम जब भी कोई भी एम्प्लॉय जाता है तो उसका रिजाइन वगैरह, फॉर एग्जांपल देखें अगर एक एम्प्लॉय था जिसको आपने सिग्नेटरी रखा हुआ था, वो आपके बैंक से चेक साइन करता था, तो यही वजह होती है जैसे ही कोई एम्प्लॉय रिजाइन देता है हम फौरन से बैंक को भी इन्फॉर्म कर देते हैं उसके रेजिग्नेशन के बारे में कि इस एम्प्लॉय ने रिजाइन दे दिया, ताकि कल को कोई होल्डिंग आउट का वो ना हो कि उसके साइन किया हुआ चेक जाए और बैंक उसको क्लियर कर दे और फिर आप बाउंड हो जाए कि आप बैंक को पेमेंट करेंगे या बैंक पे आप कोई लीगल केस वगैरह नहीं कर सकते। यही वजह होती है कि हम फौरन से बैंक को इंटीमेट कर देते हैं कि हाँ भाई ये शख्स जॉब छोड़ के हमारे पास से जा चुका है। या इसी तरह कोई परचेज मैनेजर था, ठीक है, आपकी कंपनी में एक प्रोक्योरमेंट मैनेजर था या परचेज मैनेजर कह लें, वो आपके बिहाफ पे ही गुड्स वगैरह परचेज करता था ना, तो अगर वो आपके बिहाफ पे गुड्स परचेज करता था, आप चेक साइन करके दे देते थे कि ठीक है कंपनी के लिए पेमेंट हो रही है, तो ये भी एक एजेंसी बाय होल्डिंग आउट ही है एक तरह से, कि कल को अगर वो अपने पर्सनल उसके लिए भी करेगा तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल वो छोड़ के चला गया और उसने पर्सनल उस पे गुड्स परचेज कर ली और वो भी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। यही वजह है कि जब एम्प्लॉय भी रिजाइन देता है तो हम उसको इंटीमेट कर देते हैं सबको, ठीक है, कि हाँ भाई इस एम्प्लॉय ने रिजाइन दे दिया। या होता क्या है कि कंपनीज का अपना आउटलुक होता है, तो पहले तो के दौर में तो नहीं होता था लेकिन अब तो खैर कंपनीज के अपने आउटलुक्स होते हैं, तो वो अपने आउटलुक के थ्रू पेमेंट परचेजिंग हो रही होती है। यही वजह है कि एम्प्लॉय को अलाउ नहीं होता कि वो अपना पर्सनल ईमेल यूज करे कंपनी के अंदर, या पर्सनल ईमेल के थ्रू वो कोई भी आउटसाइड कम्युनिकेशन करे कंपनी के बिहाफ पे। यही वजह होती है, क्योंकि अगर हम उसको अब उसका पर्सनल ईमेल अलाउ कर दें तो आज अगर वो जॉब छोड़ के चला भी गया और कल को वो फिर पर्सनल ईमेल पे कुछ बाइंग करता है तो आप पे करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऑलरेडी आप ये काम कर रहे थे कि जब भी वो अपने पर्सनल ईमेल से भी कोई ऑर्डर आपके पास प्लेस करता था आप उसकी पेमेंट कर देते थे। आज वो छोड़ के चला गया, उसने पर्सनल ईमेल से ऑर्डर प्लेस कर दिया अपने लिए, तो आज भी वो आपको पे करनी पड़ेगी, क्योंकि सप्लायर को यही लगता था कि ये पॉजिटिव एक्ट जो आप कर रहे हैं ये आप दोनों के बीच में एक एजेंसी क्रिएट किया हुआ है, और वो बेशक आपका पहले एजेंट था लेकिन आज जब जॉब छोड़ के चला गया तो एजेंसी खत्म हो गई है। लेकिन क्योंकि आपने पर्सनल ईमेल अलाउ करा हुआ था और वो उससे परचेज करता है तो फिर आपकी भी एजेंसी बाय होल्डिंग आउट क्रिएट हो जाएगी। क्लियर? तो दोनों स्टॉपल और एजेंसी बाय होल्डिंग आउट में अगर हम देखें तो डिफरेंस यही है कि यहाँ पे कोई ना कोई एक्शन हो रहा है होल्डिंग आउट में, ठीक है, तो मोर और लेस ये उसी का पार्ट होता है, और यहाँ पे बस ये होता है कि कोई पॉजिटिव एक्ट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप पेमेंट कर रहे हैं या आप पॉजिटिव एक्ट कर रहे हैं ना। फिर है एजेंसी बाय नेसेसिटी, नाम से जाहिर है कि हालात की जरूरत की वजह से कोई एजेंसी अगर क्रिएट होती है तो हम उसे कहते हैं एजेंसी बाय नेसेसिटी, ठीक है। In certain circumstances, the law confers an authority on one person to act as an agent of another without any regard to the consent of the principal. Such an agency is called an agency of necessity. यही बात कह रहे हैं कि बाद औकात ऐसा होता है कि हालात इस तरह के होते हैं, एक पर्सन अब
जरूरत के तहत अगले के लिए कुछ काम कर देता है, जिसके लॉ जो है कंसीडर करता है कि ये भी एक एजेंसी क्रिएट हो गई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अगर एक लॉजिस्टिक कंपनी एक शख्स को गुड्स देते हैं कि आप लाहौर से उसको गुड्स देते हैं कि ये गुड्स जो है आप कराची में डिलीवर करना, ठीक है, गुड्स जो है आप कराची में डिलीवर करना। लेकिन होता क्या है कि लाहौर में वो आ रहा होता है, वो निकलता है वहां से, तो उसको फील होता है मुल्तान आके कि आपकी गुड्स क्योंकि पैरिशेबल नेचर की नहीं, या गर्मी बहुत ज्यादा थी, मौसम बहुत खराब था, जिसकी वजह से गुड्स खराब होना शुरू हो गई, ठीक है, वो गुड्स उसकी वजह से खराब होना शुरू हो गई, तो उसने क्या करा, उसने उसको वहीं मुल्तान पे सेल आउट कर दिया कि वह आपको एक नुकसान से बचा सके। अब इसको वो जो सेल है उसको आप खत्म नहीं करा सकते, क्योंकि इसको हम कहेंगे कि एजेंसी बाय नेसेसिटी के जरूरत के तभी। फॉर एग्जाम्पल गुड्स बटर थी, ठीक है, आपने वहां से बटर दिया कि ये कराची लेके जाना है, अब उसको मुल्तान में ही फील हुआ कि वो खराब होना शुरू हो गया, गर्मी बहुत है, पिघलने लगा, तो उसने मुल्तान में ही वो सारा का सारा सेल आउट कर दिया आपको नुकसान से बचाने के लिए। तो ये एजेंसी बेसिकली कहलाएगी एजेंसी बाय नेसेसिटी, जो आपने नेसेसिटी के तहत क्रिएट करी है। अब ये नहीं बोलिएगा कि वो जो आपने बटर दिया था वो पहुंचाना भी तो एजेंट का ही काम था, नहीं, वो बेलमेंट थी, ठीक है, वो बेलमेंट हो रही थी कि आपने क्या करा था, एक पर्पस के तहत बटर दिया था। पर्पस क्या था कि गुड्स को डिलीवर्ड करना है, तो वो बेली था और आप बेलर थे। लेकिन ये जो उसने बीच में उसको सेल आउट करा है आपको बचाने के लिए नुकसान से, ये बेसिकली एजेंसी बाय नेसेसिटी क्रिएट हुई है यहाँ पे, ठीक है, वरना अदरवाइज वो एक बेलमेंट ट्रांजेक्शन थी। सच एन एजेंसी इज कॉल्ड एन एजेंसी ऑफ नेसेसिटी, ठीक है जी। अच्छा, इसमें मजीद कुछ कंडीशंस हैं जो एजेंसी बाय नेसेसिटी पे अप्लाई होती हैं, वो कंडीशंस हम देख लेते हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि भाई देयर शुड बी अ रियल नेसेसिटी फॉर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। वाकई में उस वक्त जरूरत हो, प्रिंसिपल को कोई नुकसान पहुंच सकता हो या कोई भी वजह हो सकती हो, लेकिन एक हकीकी जरूरत का होना जरूरी है। एक आर्टिफिशियल क्रिएट ना करें आप, कि आप झूठ बोल रहे हो या ऐसी कुछ चीज कर रहे हो या आपको मुनाफा ज्यादा मिल रहा हो, ऐसी कोई भी आर्टिफिशियल नेसेसिटी आप क्रिएट नहीं करेंगे। रियल नेसेसिटी का होना जरूरी है कि वाकई में कोई नेसेसिटी क्रिएट हुई हो जिसकी वजह से आपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करा हो। सेकंड, इट शुड बी इम्पॉसिबल टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल विद इन द टाइम अवेलेबल। ये भी जरूरी है कि इसमें नामुमकिन हो कि आप प्रिंसिपल से कम्युनिकेशन ना कर सके, ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आपने प्रिंसिपल से कम्युनिकेशन कर ली, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था ये लॉ क्योंकि बहुत पुराना लिखा हुआ है, तो उस वक्त मोबाइल फोन्स वगैरह इतनी इजीली अवेलेबल नहीं थे और कम्युनिकेशन इतनी इजीली नहीं हो सकती थी उस वक्त, तो लेटर्स और इन सब चीजों पे होती। देखिए अगर आपके पास आपने फोन कर लिया उसे कि यार ये जो बटर है ये पिघल रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको कराची तक तो ये नहीं जा सकता, मैं मुल्तान में सेल आउट कर दूं। वो कहे हाँ तुम सेल आउट कर दो। देखिए ये भी एजेंसी है, लेकिन ये एक्सप्रेस हो गई है, ये एक्सप्रेस हो गई है क्योंकि उसने बाय स्पोकन आपको बोला है, ठीक है। हम इम्प्लाइड एजेंसी की बात कर रहे हैं कि इम्प्लाइड एजेंसी क्या है, ये इम्पॉसिबल हो कि आप उसको कम्युनिकेट कर सकें, प्रिंसिपल को कम्युनिकेशन करना इम्पॉसिबल हो, जो कि आपके पास टाइम अवेलेबल था उसमें, ठीक है, क्लियर है ये बात। तीसरी, द एलिज एजेंट शुड एक्ट बोनाफाइड इन द इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल। जो भी शख्स नेसेसिटी के तौर पे एजेंट बना है, ये भी जरूरी है कि वो एक बोनाफाइड ट्रांजैक्शन में हो, उसका अपना कोई जाती इंटरेस्ट ना हो कि उसको पैसे ज्यादा मिल रहे हो या उसका दोस्त था मुल्तान में जो खरीदना चाह रहा था, ऐसी कोई भी एक्ट ना हो, उसका एक्ट बोनाफाइड हो। बोनाफाइड का मतलब है विदाउट इंटेंशन टू डिसीव, उसका एक्ट ऐसा होना चाहिए। एक क्वेश्चन है, अगर वो मना करे फिर नहीं सेल करेंगे। देखिए अगर कम्युनिकेशन हो गई प्रिंसिपल के साथ, तो पहला पॉइंट तो ये है कि एजेंसी बाय नेसेसिटी तो क्रिएट हो ही नहीं सकती। अब अगर क्रिएट होगी तो एक्सप्रेस एजेंसी क्रिएट होगी, क्योंकि प्रिंसिपल बोलेगा या तो सेल करो या तो नहीं करो। अगर प्रिंसिपल बोलता है करो तो आपने कर दिया, अगर प्रिंसिपल बोलता है नहीं करो तो इसका मतलब है एजेंसी बाय एक्सप्रेस भी क्रिएट नहीं हुई और आप अपनी वही बेलमेंट की ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करेंगे जो आप कर रहे थे। आप कराची ले जाएंगे पिघला हुआ मक्खन, पिघला हुआ बटर,
ठीक है, मेल्ट हुआ हुआ। ठीक है, तो तीनों बातें होनी चाहिए। एक तो नेसेसिटी वाकई में रियल होनी चाहिए, जो लगे कि हाँ जरूरत है तो आप प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करें। दूसरा, प्रिंसिपल से बात करना नामुमकिन हो कम्युनिकेशन करना। तीसरा, कि जो भी नेसेसिटी के तहत एजेंट बन रहा है वो बोनाफाइड ट्रांजैक्शन करेगा, उसका अपना कोई इंटरेस्ट नहीं होगा ट्रांजैक्शन के अंदर। ठीक है जी, फिर इसमें मजीद है, हम बात कर लेते हैं इसकी। जनरली द एजेंसी बाय नेसेसिटी अराइजेस इन द फॉलोइंग केसेस, कि किन किन केसेस में एजेंसी बाय नेसेसिटी अराइज होती है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। सर, एजेंसी बाय नेसेसिटी में वो थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन क्रिएट नहीं करवा रहा, तो एजेंसी क्या तो करवा तो रहा है, करवा रहा है। देखें, फॉर एग्जाम्पल उसने नेसेसिटी के तहत मुल्तान में ही बटर सेल कर दिया, मुल्तान में बटर उसने सेल करा, ठीक है, और अगर मुल्तान में उसको पेमेंट बाद में कुछ आधी हुई आधी बाद में नहीं हुई, ठीक है, तो वो जो बकाया आधी है उसके लिए डायरेक्ट प्रिंसिपल भी उनके ऊपर सूट फाइल कर सकता है। ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। देखिए, आपने काइंड ऑफ एजेंट पढ़ा था ना, फैक्टर आपने पढ़ा था, अपने नाम से कर देता है सेल। ठीक है, तो वहां पे भी प्रिंसिपल के बाद तो ये राइट होता है ना कि प्रिंसिपल डायरेक्ट भी सूट फाइल कर सकता है। ठीक है, तो ये एजेंट है और ये कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन भी क्रिएट करा रहा है। अब किन किन केसेस में एजेंसी बाय नेसेसिटी अराइज होती है देख लेते हैं। पहला, वेयर द एजेंट एक्सीड्स हिज अथॉरिटी बोना फाइड इन एन इमरजेंसी, जब कोई एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करे एक बोनाफाइड में इमरजेंसी की सूरत हाल में। जैसे कि फॉर एग्जांपल, वेयर ए कंसाइंस फ्रूट टू बी एट इलाहाबाद with direction to send them immediately to C at Varanasi, and B, finding that the fruits are perishing rapidly, sells them at Allahabad itself for the best price obtainable. The sale will bind the principal and agent cannot be held liable for exceeding his authority as under the circumstances of the case we are arriving agency of necessity। कह रहे हैं कि एक एजेंसी क्रिएट हुई कि एजेंट को आपने कहा कि भाई मेरे फ्रूट्स जो है वो वहां तक पहुंचाएं आप और वहां पे जाके सेल करिएगा। ठीक है, आपने उसको क्या कहा कि आप जो है फ्रूट्स वो वाराणसी में सेल करें, लेकिन हुआ क्या कि उसने देखा कि फ्रूट्स क्योंकि पैरिशेबल नेचर के थे और खराब होने लगे, तो उसने उनको इलाहाबाद में ही एक अच्छी प्राइस मिल रही थी जिसके ऊपर उसने सेल कर दिया। ये उसने अपनी अथॉरिटी से तो एक्सीड किया, लेकिन क्योंकि एक बोनाफाइड था और इमरजेंसी की सूरत हाल थी, तो ऐसी सूरत में भी एक एजेंसी बाय नेसेसिटी क्रिएट हो गई। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे आपने उसको एजेंट ही अपॉइंट किया हुआ था क्योंकि आपने कहा था कि वहां पे जाके सेल कर गुड्स को। ठीक है, वाराणसी के अंदर। लेकिन नेक्स्ट है, वेयर द कैरियर ऑफ गुड्स एक्टिंग एज अ बेली डज एनीथिंग टू प्रोटेक्ट और प्रिजर्व द गुड्स इन एनी इमरजेंसी। कैरियर, पब्लिक कैरियर मतलब जो लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट कंपनीज होती हैं वो एज अ बेली डील कर रही होती है ना, आप उनको गुड्स देते हैं, वो डिलीवर कर देती हैं आगे जाके। यही पर्पज होता है, क्योंकि हमने बेलमेंट यही पढ़ा था ना कि एक शख्स दूसरे शख्स को गुड्स देगा एक पर्पज के तहत, और पर्पज अकम्प्लिश होने के बाद या तो गुड्स रिटर्न बैक होंगी या अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ बेलर डिस्पोज ऑफ होंगी या डिलीवर्ड हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक यही आपकी इंस्ट्रक्शन थी बेलर की कि भाई फला जगह डिलीवरी देनी है। तो अगर बेलमेंट का कोई केस है और बेलमेंट के केस के अंदर बेली जो है वो गुड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए कोई भी इकदाम करता है, तो ये भी हम एजेंसी बाय नेसेसिटी क्रिएट करते हैं। जैसे कि लिखा हुआ, although there is no express authority in that regard, thus a master of a ship entitled in case of accident and emergency to sell or pledge the goods in order to save their value, and the sale or pledge will bind the cargo owners. Similarly, a land of carrier in case of accident or emergency becomes an agent of necessity. For example, if a public carrier develops an engine trouble, the driver can pledge a part of the goods loaded thereon in order to raise money necessary for repairs, and the pledge will be binding on the owner of goods। ठीक है जी, क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई आपने एक बेलमेंट का केस है,
बेलमेंट के लिए आपने दिया, और वहां पे भी अगर उनको लगता है कोई ऐसी इमरजेंसी की सूरत हाल हो जाती है, जैसे कि उन्होंने एक लिखी कि भाई उनके इंजन में प्रॉब्लम होने लगी जिसके लिए फंड्स चाहिए थे, उन्होंने आपकी गुड्स को प्लेज करके सही करा दिया या जो भी करा, ठीक है, तो ऐसी चीज में भी आप बाउंड हो गए। दूसरा, एक और बात उन्होंने लिखी कि भाई कोई भी हरकत जो आपकी गुड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हो कि वो अपना ग्रेटर पार्ट ऑफ वैल्यू ना खो दे, ऐसी हरकत बेलमेंट के केस में भी एजेंसी बाय नेसेसिटी क्रिएट करा देती है। अगर कोई भी चीज आप करते हैं, ठीक है, तो वो भी एजेंसी बाय नेसेसिटी क्रिएट हो जाती है। थर्ड वन, वेयर अ husband improperly leaves his wife without providing proper means of her sustenance। कोई भी शौहर अपनी वाइफ को अगर प्रॉपर ऐसे ही छोड़ के चला जाए, एक तो होता है कि उसको देखें, वाइफ जो है ना उसकी पूरी जिम्मेदारी हस्बैंड की होती है, ठीक है, कि उसकी तमाम नेसेसिटीज को पूरा कर। तो इम्प्रॉपरली छोड़ने का मतलब ही यही है कि जो जरूरियात जिंदगी हैं वो उसको प्रोवाइड नहीं कर रहा। In a special circumstance, the case of husband and wife also provide an instance agency by necessity. When the wife has been deserted by the husband and thus forced to live separate from him, the wife is regarded as the agent of necessity of the husband, and she has the authority of pledging her husband credit for necessaries even against her husband's wishes. However, this rule does not apply where the wife improperly leaves her husband. देखिए, वो भी यही बात कह रहे हैं कि वाइफ जो है एक हस्बैंड की अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई भी शौहर अपनी वाइफ को ये कहता है कि तुम मुझसे अलग रहो, या उसको सेपरेट कर देता है खुद से अपनी विल से, ठीक है, और उसको जरूरियात जिंदगी प्रोवाइड नहीं करता, तो वाइफ के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो जो है हस्बैंड की प्रॉपर्टी को भी प्लेज कर सकती है, या कोई भी शख्स जो कि उसको नेसेसिटी प्रोवाइड कर रहा है हस्बैंड की प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकता है या हस्बैंड से रिकवर कर सकता है। हाँ, ये रूल उस वक्त अप्लाई नहीं होता जबकि वाइफ ने खुद से अलहदगी इख्तियार करी हो, ठीक है, उस वक्त ये रूल अप्लाई नहीं होता। It is relevant to state that in the ordinary course of things there is an implied agency between the husband and the wife is presumed to have implied authority to pledge her husband credit for necessaries suiting to the couple's joint style of living. But a husband enjoys no corresponding right to pledge his wife credit for necessaries. ये भी याद रखिएगा कि अगर वाइफ इम्प्रॉपर्ली हस्बैंड को छोड़ के जा रही है तो हस्बैंड के भाई ये राइट नहीं है कि हस्बैंड जो है वाइफ की प्रॉपर्टी वगैरह को प्लेज करा सके या कुछ भी उसको लायबल ठहरा सके। क्यों? क्योंकि हस्बैंड जो है वो वाइफ की जिम्मेदारी नहीं है, वाइफ असल में हस्बैंड की जिम्मेदारी है, वाइफ उसकी एजेंट होती है, हस्बैंड हमेशा प्रिंसिपल ही होता है, भले वाइफ कितनी भी अमीर हो, हस्बैंड प्रिंसिपल ही होगा। लास्ट पॉइंट यही था। देखें, दो बातें हैं ना, एक तो बात ये है कि हस्बैंड ने इम्प्रॉपरली छोड़ा है वाइफ को, ठीक है, अगर हस्बैंड वाइफ को इम्प्रॉपरली छोड़ रहा है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसको तमाम नेसेसिटी दे। छोड़ने का मतलब ये उसको बोला है सेपरेट रहो, ठीक है, तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसको तमाम चीजें दे, क्योंकि अगर वो उसको तमाम चीजें नेसेसिटीज प्रोवाइड नहीं कर रहा तो फिर यहाँ पे वाइफ के पास अथॉरिटी है कि वो उसकी प्रॉपर्टी को भी प्लेज करा सकती है, और जो भी शख्स या तो उसको नेसेसरी प्रोवाइड कर रहा है तो वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी को लायबल ठहरा सकती है। लेकिन केस कब है? जब हस्बैंड इम्प्रॉपरली छोड़ रहा है। अगर वाइफ इम्प्रॉपरली खुद से छोड़ रही है अपनी मर्जी से, तो फिर हस्बैंड की प्रॉपर्टी वगैरह को वो लायबल नहीं करा सकती, ना ही हस्बैंड जिम्मेदार है कि उसको नेसेसिटीज प्रोवाइड करे, ठीक है। और एक और बात, हस्बैंड कभी भी वाइफ की प्रॉपर्टी को प्लेज वगैरह नहीं करा सकता, क्योंकि उसका उसकी प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं होता। जो एग्जाम्पल 2 थी वो बेलमेंट का केस था कि आपने एक बेलमेंट करी कि भाई ये गुड्स जो है ये आपने ले जाके कहां पे देनी है, कराची में देनी है, ठीक है, लेकिन गुड्स जो थी वो नहीं, सॉरी, बेलमेंट का केस था। बेलमेंट का केस ये था कि आपने फॉर एग्जाम्पल एक पब्लिक करियर को लॉजिस्टिक कंपनी को गुड्स दे दी, ठीक है, कि आप इनको डिलीवर करें, लेकिन रास्ते में लॉजिस्टिक कंपनी को कोई भी ऐसी चीज लगती है
जो गुड्स की प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है, उसको प्रिजर्व करने के लिए जरूरी है, तो वो उसको नेसेसिटी में ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने गुड्स उनको दी थी, लेकिन उन्होंने एक थर्मोपॉल की पैकिंग करी है। वो थर्मोपॉल की पैकिंग इसीलिए करी गई है कि जनाब ये जो है उन्होंने क्रेडिट पे थर्मोपॉल लेके उसकी पैकिंग कर दी, ठीक है, किसी से भी वो पैकिंग करी इसीलिए गई कि भाई ये गुड्स मजीद प्रोटेक्ट रह सके। तो आज आप लाइबल है प्रिंसिपल के तहत कि आप उस थर्मोपॉल वाले को पेमेंट करेंगे या वो थर्मोपॉल के चार्जेस आप पे ऑफ करेंगे, क्योंकि आपने आपकी गुड्स को उन्होंने प्रोटेक्ट किया है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी है ताकि वो खराब ना हो। भाई कितनी बार तो बता दिया, हस्बैंड एजेंट नहीं होता, हस्बैंड हमेशा प्रिंसिपल है। अभी 4 बार तो ये बात मैंने रिपीट करी है कि हस्बैंड एजेंट कैसे है, हस्बैंड एजेंट है ही नहीं। वाइफ हस्बैंड की एजेंट है, और अगर हस्बैंड इम्प्रॉपरली अपनी वाइफ को छोड़ता है कि तुम अलग रहो, तो हस्बैंड का काम है नेसेसिटीज देना, और हस्बैंड अगर नहीं देता तो वाइफ के भाई अथॉरिटी कि वो उसकी प्रॉपर्टी वगैरह को प्लेज करा सकती है। लेकिन अगर वाइफ खुद इम्प्रॉपरली छोड़ के जा रही है तो हस्बैंड का काम नहीं है उसको नेसेसिटी देना, और हस्बैंड कभी भी वाइफ की प्रॉपर्टी प्लेज वगैरह नहीं करा सकता। हस्बैंड कभी भी एजेंट नहीं होता, हस्बैंड हमेशा प्रिंसिपल होता है। ये बात हमने डे 1 से लॉ में पढ़ी है। एजेंसी बाय रेटिफिकेशन, देखिए रेटिफिकेशन हमने पहले भी पढ़ा था कि सब्सिक्वेंट एडॉप्शन कहते हैं, किसी भी एक्ट वगैरह को आप सब्सिक्वेंटली अगर एडॉप्ट कर ले तो वो चीज भी एजेंसी बाय रेटिफिकेशन कहलाती है, ठीक है। कि किसी ने कोई एक्ट करा और आपने उसको सब्सिक्वेंटली अडॉप्ट कर लिया, हालांकि उस वक्त वो आपका एजेंट नहीं था, लेकिन उसने एक्ट कर दिया और बाद में आप उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, तो आप कहते हैं कि ये एजेंसी बाय रेटिफिकेशन क्रिएट हो गई है, ठीक है। रेटिफिकेशन मींस द सब्सिक्वेंट एडॉप्शन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एन एक्ट ओरिजिनली डन विदाउट इंस्ट्रक्शन और अथॉरिटी। कोई भी ऐसा एक्ट जो जब किया गया था तो ना ही करने वाले के पास कोई अथॉरिटी थी, ना ही करने वाले के पास कोई इंस्ट्रक्शन थी, लेकिन उसने वो एक्ट कर दिया, और बाद में अगर कोई भी उसको रेटिफाई करता है, सब्सिक्वेंटली अडॉप्ट कर लेता है, तो हम कहते हैं कि ये एजेंसी बाय रेटिफिकेशन क्रिएट हो गई है, ठीक है। Thus, where the principal affirms or adopts the unauthorized act of the agent, he is said to have ratified the act, and there come to an existence an agency by ratification retrospectively. ठीक है, देखिए पहली बात, अगर मेरी कंपनी में मैंने परचेजेस किसी को नहीं दी कि कोई भी शख्स कोई चीज परचेज कर सकता है, लेकिन मैं मेरे जो एक एम्प्लॉय थे उन्होंने मेरे बिहाफ पे, ठीक है, एक कंप्यूटर परचेज कर लिया, मेरे बिहाफ पे एक कंप्यूटर परचेज कर लिया, और मैं बाद में आके, अब देखिए जिस वक्त उन्होंने परचेजिंग करी ना उनके पास अथॉरिटी थी ना उनके पास इंस्ट्रक्शंस थी कि वो परचेज करें, ठीक है। लेकिन अगर मैं बाद में आऊं और हाँ ठीक है उसको रेटिफाई कर दूं, ठीक है कि हाँ ठीक है हम इसको सब्सिक्वेंटली अडॉप्ट कर लूंगे, हाँ ठीक है चलो कर लिया काम आएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने क्या करा, एजेंसी बाय रेटिफिकेशन क्रिएट कर दी। नॉर्मली कंपनीज में ऐसा होता है कि अगर आप पब्लिक कंपनी को देखें तो पब्लिक कंपनी में कभी कभी ऐसा हो जाता है, क्योंकि बाद वहां पे एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। नॉर्मल पब्लिक कंपनीज बता रहा हूँ जो छोटे साइज की होती है, बहुत बड़ी में तो नहीं होता, छोटे साइज की कंपनी में हो जाता है, ठीक है। देखिए वहां पे एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, एक बोर्ड होता है, दूसरा एक सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसकी कुछ अथॉरिटीज होती है, सारी चीजें होती हैं, और वो भी एक एजेंट ही होता है आप लोगों का। तो करते क्या है वो लोग, बाज औकात सीईओ जो होता है वो कुछ ऐसे एक्ट करता है जो कि उसको ऑथराइज नहीं होते, लेकिन बाद में वो बोर्ड से रेटिफाई करा लेता है उनको, मतलब सब्सिक्वेंटली उनको अडॉप्ट करा लेता है। जैसे कि अभी लास्ट एक कंपनी में मैं काम कर रहा था, वहां पे ये था कि जो लीगल एडवाइजर अपॉइंट करना था वो दर हकीकत उसका तरीकेकार ये था कि वो अपॉइंट सीईओ करेगा, लेकिन बोर्ड उसको बाद में रेटिफाई करेगा, मतलब सब्सिक्वेंटली अडॉप्ट करेगा। तो अब अगर आप देखें तो वहां पे उनकी अथॉरिटी में ये बात पूरी तरह नहीं थी कि वो अपॉइंट कर सके, लेकिन ये चीज अलाउ थी कि आप अपॉइंट कर लें और फिर बोर्ड उसको रेटिफाई कर रहा है। तो बोर्ड दर हकीकत क्या कर रहा है, उसको सब्सिक्वेंटली अडॉप्ट कर रहा है, ठीक है।
सब्सिक्वेंटली अडॉप्ट कर रहा है। अगर नॉर्मल सुने तो एक शख्स है, जैसे कि इसमें भी एक इलस्ट्रेशन लिखी हुई है, A buys 5 bags of wheat on behalf of B. We did not appoint A as an agent. B may, upon hearing of transaction, accepts or reject it. If we accept, if the act is ratified, A becomes his agent with retrospective effect. कह रहे हैं कि A ने क्या करा, B के बिहाफ पे 5 बैग ऑफ व्हीट परचेज कर लिए। हालांकि B के A कोई एजेंट नहीं थे B के, लेकिन जब बी के पास केस आया तो बी के पास दो ऑप्शन थे, या तो एक्सेप्ट करते या रिजेक्ट करते। रिजेक्ट करते तो कोई मसला ही नहीं था, फिर तो ये खुद पे करते। लेकिन क्योंकि बी ने एक्सेप्ट कर लिए तो इसका मतलब है बी ने उनका एक ऑलरेडी हुआ हुआ एक्ट रेटिफाई कर दिया, और जब वो रेटिफाई कर दिया तो इसका मतलब है अब ए जो है वो बी के एजेंट हो गए, और ये एजेंसी क्रिएट हुई है एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। ठीक है, नॉर्मली कंपनीज में अक्सर ऐसा होता है जॉब के दौरान भी, के बाद औकात कोई शख्स जो है, फॉर एग्जांपल फाइनेंस मैनेजर के साइन के बिना कोई भी पेमेंट नहीं होती किसी भी वाउचर पे। बाद औकात फाइनेंस मैनेजर ने अगर छुट्टी कर ली, जब फाइनेंस मैनेजर ने छुट्टी कर ली तो पेमेंट तो करनी है, तो पेमेंट कर दी उन्होंने। बाद में जब अगले दिन फाइनेंस मैनेजर आता है तो फिर वो उसका साइन ले लेते हैं। अगर वो उसका साइन कर रहा है वो उस वक्त, तो इसका मतलब है वो एक्ट को रेटिफाई कर रहा है, सब्सिक्वेंटली अडॉप्ट कर रहा है, और एजेंसी बाय रेटिफिकेशन क्रिएट हो रही है कि वो ट्रांजेक्शन बिल्कुल सही ट्रांजेक्शन है। अब कुछ मजीद पॉइंट्स हैं, इसमें हम देख लेते हैं। Ratification relates back to the time of contract. As observed above, ratification has got retrospective effect. By ratifying the unauthorized act of the agent, the principal becomes bound by the act if it had been originally done by his authority. The ratification amounts Thus, ratification amounts to prior authority. It relates back to the original making of the contract. This means that the agency come into existence from the moment the agent acted and not from the time when the principal ratified. देखिए जी, बात ये कह रहे हैं कि रेटिफिकेशन जो है ये हमेशा बैक टू द टाइम होती है। एक्ट आप रेटिफाई तो आज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स ने 10 जनवरी को 5 बैग खरीदे थे विदाउट अथॉरिटी, लेकिन आपने 15 जनवरी को आके उस एक्ट को रेटिफाई कर दिया। आपने कहा ठीक है चलो खरीद लिए, अब हम इसको सेल कर देंगे। तो आपने करा कब है? 15 जनवरी को। लेकिन जो एजेंसी क्रिएशन डेट आएगी वो डेट आएगी जब ये ट्रांजैक्शन ओरिजिनली अकर हुई थी, जो कि 10 जनवरी थी। ठीक है, वो डेट वो आएगी जो कि 10 जनवरी थी, 15 नहीं आएगी। जिस डेट को एक्ट रेटिफाई होता है वो डेट नहीं आती। डेट कौन सी आती है? डेट हमेशा वो आती है जिस पे ये ओरिजिनली क्रिएट हुआ होता है। जैसे कि किसी कंपनी के अंदर एम्प्लॉय को अपॉइंट करने की अथॉरिटी आपकी नहीं थी, सीईओ साहब की थी। सीईओ साहब गए हुए थे छुट्टियों पे, आपको जरूरत पड़ी थी एम्प्लॉय की, आपने जनवरी के महीने में एम्प्लॉय अपॉइंट कर लिया। सीईओ साहब आए, अब वो एम्प्लॉय पूरा जनवरी काम करता रहा, सीईओ साहब आए फरवरी के अंदर। अब सीईओ साहब ने कहा चलो कर लिया था जरूरत के तहत, तो ये मैं इसको एक्ट को रेटिफाई कर रहा हूँ, साइन कर दिया ऑफर। लेकिन जब आपने ऑफर साइन करी तो सैलरी आप फरवरी से उसको नहीं देंगे, सैलरी आपको जनवरी की भी देनी पड़ेगी। क्योंकि जब भी आप कोई एक्ट रेटिफाई करते हैं तो हमेशा वो रिलेट बैक टू टाइम होता है कि जब ये ट्रांजेक्शन ओरिजिनली हुई थी, बनी थी, उस डेट से हम कैलकुलेट करते हैं। यही लिखा है, thus ratification amounts to prior authority. It relates back to the original making of the contract. This means that the agency come into existence from the moment the agent acted, not from the time when the principal ratified. कि जिस तारीख को ये एक्ट हुआ था, जब ये ट्रांजैक्शन हुई थी, तो उस तारीख से ही हम एजेंसी क्रिएशन डेट लेते हैं, ना कि उस तारीख से कि जब इसको रेटिफाई किया गया था। तो इसी तरह नीचे इनकी भी एक इलस्ट्रेशन देख लें। द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी प्रॉपर्टिंग टू एक्ट एज एन एजेंट ऑन कंपनीज बिहाफ बट विदाउट हिज अथॉरिटी एक्सेप्टेड एन ऑफर मेड बाय एल। एल ने कोई ऑफर दी, एमडी के पास अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन उसने फिर भी वो ऑफर एक्सेप्ट कर ली। द डिफेंडेंट फॉर द परचेज ऑफ सम शुगर वर्क्स बिलोंग टू देम। एल subsequently withdrew the offer but the company ratified the MD acceptance held L was bound। ठीक है, कह रहे हैं कि बाद में कंपनी ने रेटिफाई, एल ने ऑफर को विड्रू करा, लेकिन कंपनी ने उस एक्ट को रेटिफाई कर लिया। ठीक है, कंपनी ने जब एक्ट को रेटिफाई कर, देखें पहले एमडी ने ऑफर को एक्सेप्ट किया,
एल की तरफ से। रेटिफाई होने से पहले कंपनी उन्होंने क्या करा, वो विड्रॉ कर लिया। Held L was bound, the ratification related back to the time of MD acceptance, so the withdrawal of the offer was inoperative and the offer once accepted cannot be withdrawn. देखें, बड़ी काम की बात है कि एमडी को एक ऑफर आई, एमडी ने वो ऑफर एक्सेप्ट कर ली जो कि उसकी अथॉरिटी में नहीं थी। उसके एक्सेप्ट करने के कुछ दिन बाद रेटिफिकेशन से पहले पहले एल अपनी ऑफर विड्रू करने चले गए। एल ने ऑफर विड्रू करना चाही, उसके कुछ दिन बाद कंपनी ने उस ऑफर को रेटिफाई कर दिया, एमडी की सब्सिक्वेंटली अडॉप्ट कर लिया। तो अगर देखें तो रेटिफिकेशन की जो डेट है ना, वो कब की है, विड्रू करने के बाद की है। लेकिन लॉ कहता है कि आपकी विड्रॉल इनइफेक्टिव है, क्योंकि वजह यह है कि रेटिफिकेशन की डेट ठीक है, बात की है, लेकिन एजेंसी उस तारीख से क्रिएट होती है जिस तारीख से एमडी ने ऑफर एक्सेप्ट करी थी, और एक दफा ऑफर एक्सेप्ट हो जाए तो वो कभी भी विड्रॉ नहीं हो सकती। ऑफर को हमेशा आपने विड्रॉ करना होता है एक्सेप्टेंस से पहले पहले। तो एमडी ने जिस वक्त ऑफर एक्सेप्ट कर ली थी, उस वक्त से आपका कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। एक्ट रेटिफाई बाद में हुआ। तो कहने का मतलब यही कि रेटिफिकेशन हमेशा बैक टू द टाइम होगी, कि जब भी आप किसी एक्ट को रेटिफाई करेंगे तो एजेंसी क्रिएशन डेट या कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन डेट वो नहीं होगी जिस तारीख को आप एक्ट को रेटिफाई कर रहे हैं, बल्कि वो होगी जिस तारीख को ओरिजिनली ट्रांजैक्शन अकर हुई थी। फिर नेक्स्ट है मजीद इसमें, रेटिफिकेशन में बी एक्सप्रेस, में बी इम्प्लाइड। एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। देखिए एक्सप्रेस कैसे, आपके बंदे ने आपकी इजाजत के बिना 5 बैग्स ऑफ शुगर परचेज कर लिए, बाद में आपके पास केस आया, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ये क्या है, एक्सप्रेस है। आपने बाय वर्ड्स या बाय रिटर्न उसको एक्सप्रेस करके अडॉप्ट कर लिया। इम्प्लाइड कैसे, आपने कोई ऐसा एक्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल शुगर के बैग्स रखे, आपने उनको सेल आउट कर दिया। सेल आउट करने का भी मतलब यही है कि आपने इम्प्लाइडली उसके एक्ट को रेटिफाई करा, क्योंकि देखिए अगर आपको रिजेक्ट करने होते तो आप कभी भी उसको सेल आउट नहीं करते। आपके एक्सेप्ट करने का मतलब ही यही है कि आपने उस गुड्स को सेल आउट, सॉरी, आपके सेल आउट करने का मतलब ही यही है कि आपने उसके एक्ट को रेटिफाई कर दिया, कोई मसला नहीं हुआ। तो एक्स रेटिफिकेशन एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। एक्सप्रेस होगी जब आप बकाए वर्ड बताएं, इम्प्लाइड होगी कि आपने एक्ट कर दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो शुगर के पैक्स आपने सेल आउट कर दिए। सेल आउट करने का मतलब यही है कि आपने उस एक्ट को रेटिफाई कर दिया। अगर आपको नहीं करना होता उस एक्ट को अडॉप्ट, तो आप कभी भी सेल आउट थोड़ी करते। ठीक है जी, रेटिफिकेशन में कोई मसला? ये जो बैक टू द टाइम वाली बात है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि एमसीक्यूज में अगर केस स्टडी में रेटिफिकेशन से आता है तो ये एक अच्छा एरिया है एमसीक्यूज बनाने के लिए। ठीक है, तो ये एक अच्छा एरिया है, तो ये बात याद रखिएगा। A valid ratification must fulfill the following conditions। कोई भी वैलिड रेटिफिकेशन होगी तो उसको ये तमाम कंडीशंस फुलफिल करना जरूरी है, तो हम वैलिड कहेंगे, अदरवाइज हम इनवैलिड कह देंगे। पहली कंडीशन, द एजेंट मस्ट, एक मिनट, पहली कंडीशन, द एजेंट मस्ट पर्पस टू एक्ट एज एजेंट फॉर अ प्रिंसिपल हु इज इन कॉन्टेम्पलेशन। द एजेंट मस्ट एक्सप्रेसली एज एन एजेंट फॉर अ प्रिंसिपल इन द नॉलेज ऑफ थर्ड पार्टीज। द प्रिंसिपल मस्ट बी नेम्ड एंड मस्ट बी आइडेंटिफाइड। कह रहे हैं कि भाई एक तो एजेंट जो है वो हमेशा थर्ड पार्टी से तो एज अ एजेंट ही डील करेगा, वो उसकी अथॉरिटी में था नहीं था ये अलग बात है। ठीक है, था नहीं था ये अलग बात है, लेकिन थर्ड पार्टी के सामने वो हमेशा एक एजेंट रहेगा, और लाजमी है कि वो प्रिंसिपल को आइडेंटिफाई करेगा बाय नेम। वो सिर्फ ये नहीं कह सकता कि मैं किसी का एजेंट हूं। ठीक है, जरूरी है कि वो प्रिंसिपल को आइडेंटिफिकेशन
नहीं देगा तो उसका एक्ट बाद थर्ड पार्टी को क्या पता एक्ट किसने रेटिफाई की, ठीक है, उस फाइल कैसे तो कहने की एजेंट आपको थर्ड पार्टी के साथ और प्रिंसिपल की कंप्लीट डिटेल्स देगा, उसका क्या देगा, वो सिर्फ इतना नहीं कह सकता कि मैं किसी का एजेंट हूं और आप ये ट्रांजैक्शन कर ले, नहीं, कंप्लीट डिटेल्स देगा जो भी उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए जरूरी है, क्योंकि बाद में उसको इस एक्ट को रेटिफाई भी तो कराना है, तो थर्ड पार्टी को पता होना चाहिए कि एक्ट कौन रेटिफाई करेगा, इसलिए प्रिंसिपल की कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स वो देगा। दोबारा बता देता हूं, देखें एजेंट जो है उसको थर्ड पार्टी के सामने हमेशा एक प्रिंसिपल का एजेंट डील करना है वैलिड रेटिफिकेशन के लिए, और वो थर्ड पार्टी को कंप्लीट डिटेल्स देगा प्रिंसिपल की आइडेंटिफिकेशन की, ठीक है, जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स होंगी, नाम, कंपनी नेम, डेजिग्नेशन, सारी चीजें जो भी रिक्वायर्ड है प्रिंसिपल की आइडेंटिफिकेशन के लिए, वो ट्रांजेक्शन के वक्त थर्ड पार्टी को सबकी सब देगा, क्योंकि उसको एक्ट को रेटिफाई भी कराना है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसका एक्ट बाद में रेटिफाई कैसे होगा, थर्ड पार्टी को क्या पता एक्ट किसने रेटिफाई किया है, तो जरूरी है कि वो प्रिंसिपल की कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स जो है वो थर्ड पार्टी को देगा और उनके सामने वो ऐसा ही फील कराएगा कि वो एजेंट है उनका, भले अथॉरिटी में हो या ना हो, लेकिन वो एजेंट के तौर पे काम करेगा और कंप्लीट डिटेल्स देगा। सेकंड, there should be an act capable of ratification. The act to be ratified must be a lawful one. There can be no ratification of an illegal act or an act which is void. Thus, the shareholder of a company cannot ratify an ultra vires contract made by directors. जो भी एक्ट आप करेंगे ठीक है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट अगर आप करते हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप करते हैं वो तमाम, या जो भी एक्ट आप करते हैं वो लाजमी है कि वो रेटिफिकेशन करने के काबिल भी हो, इसका मतलब है लॉफुल हो। अगर आप किसी से अनलॉफुल ऑब्जेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं प्रिंसिपल के एजेंट बन के, तो उसको तो रेटिफाई किया ही नहीं जा सकता ना, तो ये भी जरूरी है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप करेंगे वो रेटिफाई करने के काबिल भी हो। फॉर एग्जाम्पल आप किसी से परचेज ही एक अनलॉफुल ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, ड्रग्स वगैरह परचेज करने लगे प्रिंसिपल के बेहाफ पे, तो प्रिंसिपल उसको कहां से रेटिफाई करेगा, तो ये भी जरूरी है कि जो भी एक्ट आप करेंगे वो रेटिफाई करने के काबिल भी होना चाहिए। तीसरा, द प्रिंसिपल मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस। For a valid ratification, it is essential that the principal must be in existence at the time when the original contract is made. ठीक है, कहते हैं कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप करते हैं उसमें जरूरी है कि प्रिंसिपल उस वक्त एग्जिस्ट करता हो, ठीक है, प्रिंसिपल उस वक्त एग्जिस्ट करता हो, ऐसा ना हो कि प्रिंसिपल एग्जिस्ट नहीं कर रहा और आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी रेटिफाई नहीं हो सकती। जैसे कि अगर मिस्टर ए ने विदाउट अथॉरिटी ऑफ मिस्टर बी 5 बैग ऑफ शुगर परचेज किए थे, ठीक है, तो जरूरी है कि जब उन्होंने परचेज किए थे तो उस वक्त बी मौजूद हो दुनिया में, उनका वजूद हो ताकि वो एक्ट को रेटिफाई कर सके बाद में, ठीक है, लेकिन वजूद होना जरूरी है स्पेशल ट्रांजैक्शन का। क्यों? वजह ये है कि हम जो डेट लेते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट की, वो नहीं लेते जिसमें डेट एक्ट रेटिफाई हुआ है, हम डेट वो लेते हैं जिस दिन एक्ट क्रिएट हुआ है, ठीक है, तो जब क्रिएशन डेट पे प्रिंसिपल मौजूद ही नहीं था तो हम वहां पे अटैच कर ही नहीं सकते क्रिएशन, ठीक है। अब जैसे कंपनी होती है, कंपनी का क्या होता है कि बहुत से कॉन्ट्रैक्ट्स पहले हो रहे होते हैं, प्रोमोटर्स जो होते हैं कंपनी के, जो आइडिया लाते हैं, तो वो बहुत से अखराजात, बहुत से कॉन्ट्रैक्ट पहले से पहले कर रहे होते हैं, लेकिन कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं होती। उनके करे हुए जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो कभी भी वो कंपनी पे ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, कंपनी उनको रेटिफाई नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? वजह ये है कि कंपनी वजूद में होती ही नहीं उस वक्त जिस वक्त वो होते हो, क्योंकि कंपनी तो फॉर्म बाद में होती है, जब भी वो प्रोमोटर बाद में फिर डायरेक्टर की शक्ल इख्तियार करते हैं आगे जाके, ठीक है, तो कंपनी तो वजूद में
होती ही नहीं है उस वक्त। तो ये बहुत जरूरी है कि जब भी आप कोई एक्ट कर रहे हैं जिसको आपको बाद में रेटिफाई कराना हो, तो ये भी जरूरी है कि आपका प्रिंसिपल दुनिया में एग्जिस्टेंस रखता हो। ऐसा ना हो कि आपका प्रिंसिपल एग्जिस्टेंस ही ना रखता हो। चौथा पॉइंट, द प्रिंसिपल मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ये भी जरूरी है भाई कि आपका जो प्रिंसिपल था वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट भी था, उसका कैपेसिटी ऑफ पार्टी में होना बहुत जरूरी है। जब आपने वो एक्ट किया था तो उस वक्त उसका कैपेसिटी ऑफ पार्टी में होना बहुत जरूरी है। वो की फुल नॉलेज आपने प्रिंसिपल को देनी है। ठीक है। कहते हैं कि द प्रिंसिपल मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। वो तो हो गया कि प्रिंसिपल कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो। फिर पांचवा था द प्रिंसिपल मस्ट हैव फुल नॉलेज ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, कि प्रिंसिपल के पास मटेरियल फैक्ट्स की फुल नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। तमाम नॉलेज हो, जितनी भी जो भी ट्रांजैक्शन हुई उसके तमाम मटेरियल फैक्ट्स जो है। देखिए मटेरियल इमटेरियल मैंने पहले भी बताया, एक बार दोबारा बता देता हूँ। जो भी चीज आपके डिसीजन को इफेक्ट करती है वो मटेरियल होती है, जो चीज आपके डिसीजन को इफेक्ट नहीं करती वो इमटेरियल होती है। भले वो अमाउंट की सूरत में हो, भले फैक्ट्स की सूरत में हो, किसी भी वजह से हो। ठीक है। तो तमाम मटेरियल फैक्ट्स प्रिंसिपल को पता होना जरूरी है। ठीक है। सेक्शन 198 डिक्लेयर्स नो वैलिड रेटिफिकेशन कैन बी मेड बाय अ पर्सन हुज नॉलेज ऑफ फैक्ट्स ऑफ द केस इज मटेरियली डिफेक्टिव। Thus, to constitute a valid ratification, the principal must, at the time of ratification, have full knowledge of all material that he intended to ratify the contract, whatever the fact may be. कहने के जब तक प्रिंसिपल को फुल नॉलेज ना हो मटेरियल फैक्ट्स की, वो कभी भी एक्ट को रेटिफाई नहीं कर सकता। जरूरी है कि प्रिंसिपल के पास उस ट्रांजैक्शन की फुल नॉलेज होनी चाहिए। ये था पांचवा पॉइंट। चौथा पॉइंट था कि प्रिंसिपल का कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत जरूरी है, कि प्रिंसिपल जो है वो कॉम्पिटेंट हो कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ऐसा ना हो कि प्रिंसिपल कोई माइनर हो या वो, ठीक है, इनकॉम्पिटेंट बंदा प्रिंसिपल ना हो, हमेशा कॉम्पिटेंट हो तो ही वो रेटिफाई कर सकता है, अदरवाइज वो रेटिफाई नहीं कर सकता। दोबारा सुन ले, पॉइंट 4 लोग कह रहे हैं, दोबारा बता दें। पॉइंट 4 बहुत आसान सा है। द प्रिंसिपल मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कि प्रिंसिपल कॉम्पिटेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए। कोई अनसाउंड माइंड माइनर या ऐसा कोई बंदा ना हो जिसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई किया हुआ हो। जरूरी है कि वो एक कॉम्पिटेंट बंदा हो। पांचवा पॉइंट वही है कि प्रिंसिपल के पास एक फुल नॉलेज हो। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट की कंप्लीट नॉलेज प्रिंसिपल के पास होना जरूरी है, कि उसके पास मुकम्मल नॉलेज हो तमाम चीजों को। बताओ। अच्छा, एक ने बोला पॉइंट नंबर 2 बता दें। आप क्या साथ साथ नहीं चल रहे जो आप पॉइंट नंबर 2 पूछ रहे हो? देयर शुड बी एन एक्ट ऑफ कैपेबल ऑफ रेटिफिकेशन, कि जो भी एक्ट आप करेंगे वो रेटिफाई होने के काबिल भी हो। ऐसा ना हो कि आप कोई इलीगल ट्रांजैक्शन कर रहा हो एजेंट, जो बाद में रेटिफाई हो ही नहीं सकती। ठीक है। तो जरूरी है कि जो भी एक्ट करें, फॉर एग्जांपल अगर एजेंट किसी ड्रग डीलिंग का कॉन्ट्रैक्ट कर कर आ जाता है, उसकी अथॉरिटी में नहीं था, वो कर कर आ रहा है, तो बाद में प्रिंसिपल उसको रेटिफाई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। पॉइंट, ratification must be of the whole contract. Once a part is accepted, it is an implied acceptance of the whole. There cannot be partial rejection, partial ratification. The principal cannot reject the burden attached and accepts only benefits. जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप पार्टली उसको एक्सेप्ट कर लेते तो इसका मतलब है आपने बाकी भी एक्सेप्ट कर लिया। जैसे कि अगर आप बताएं ना, आप किसी से शुगर परचेज करते हैं तो बदले में क्या देते हैं? पेमेंट देते हैं। अब प्रिंसिपल ये नहीं कह सकता कि ठीक है तुम शुगर तो परचेस करके ले आए, ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बाकी पेमेंट वगैरह तुम जानो, वो मैं एक्सेप्ट नहीं कर।
ये क्या हुआ, ये आपने सिर्फ बेनिफिट्स ले लिए और बर्डन जो है उसको आप रिजेक्ट कर रहे हैं, नहीं ये भी अलाउ नहीं है। या आप कहेंगे मैं 3 बैग ऑफ शुगर ले रहा हूं, 2 नहीं ले रहा, नहीं, पार्शियली कोई एक्सेप्टेंस नहीं होती। अगर रेटिफिकेशन होगी तो पूरे एक्ट की होगी, पूरी ट्रांजैक्शन की होगी, और अगर नहीं होगी तो पूरी ट्रांजैक्शन की नहीं होगी। ठीक है, ना कोई पार्शियल रिजेक्शन होगी, ना कोई पार्शियल रेटिफिकेशन होगी। ठीक है, ये याद रखिएगा कि रेटिफिकेशन हमेशा होल ट्रांजैक्शन की होगी। सातवां, विद इन रीजनेबल टाइम। रेटिफिकेशन भी लाजमी बात है, एक रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर आपने करानी होती है। ऐसा ना हो कि एक बहुत बड़ा टाइम का स्पैन गुजर जाए और उसके बाद जाके आप रेटिफाई करा रहे हैं किसी भी चीज को, तो वो अलाउ नहीं है। रेटिफिकेशन एक रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर करानी होती है। आठवां, रेटिफिकेशन मस्ट नॉट इंजर अ थर्ड पार्टी person, sorry. A ratification cannot be effective where its effect to a subject a third person to damages or terminate any right or interest of a third person. ठीक है जी, कह रहे हैं कि रेटिफिकेशन जो भी आप करेंगे वो ऐसी ना हो, ऐसा कोई एक्ट ना हो जिससे थर्ड पार्टी को नुकसान हो रहा हो। ऐसा कोई भी एक्ट रेटिफाई आप नहीं कर सकते जो कि किसी थर्ड पर्सन को कोई डैमेज पहुंचा रहा हो या उसका कोई राइट वगैरह टर्मिनेट कर रहा हो। ठीक है, ऐसा कोई भी एक्ट आप रेटिफाई नहीं कर सकते। बी देखें इलस्ट्रेशन, ए होल्ड अ लीज फ्रॉम बी टर्मिनेबल ऑन 3 months नोटिस। C, an unauthorized person, मतलब agent give notice of termination to A. The notice cannot be ratified by B so as to binding on A. देखिए A ने क्या करा है, लीज पे B से कोई प्रॉपर्टी ली हुई है। C क्या है, एक अनऑथराइज पर्सन है, मतलब एजेंट ही कह लें, एक एजेंट है। और B ने जो A ने जो प्रॉपर्टी ली थी वो 3 महीने के लिए ली थी। ठीक है, ए ने 3 महीने के लिए प्रॉपर्टी ली थी और सी जो है वो एक अनऑथराइज पर्सन है, और सी आके ए को बोलते हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी खाली कर दो 3 महीने से पहले पहले। तो ये एक्ट भी रेटिफाई नहीं हो सकता क्योंकि ये थर्ड पार्टी के एक राइट को टर्मिनेट कर रहा है जो उसका 3 महीने के लिए प्रॉपर्टी के ऊपर है। तो ये एक्ट भी आप रेटिफाई नहीं कर सकते। कोई भी एक्ट जो कि किसी भी थर्ड पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा हो या उसका कोई राइट टर्मिनेट कर रहा हो, ऐसा कोई भी एक्ट रेटिफाई नहीं हो सकता। तो यहां पे आके आपका रेटिफिकेशन हो गया खत्म। अब हम पढ़ेंगे एजेंट्स की अथॉरिटी। अगर पीछे से रेटिफिकेशन से कुछ पूछना है तो पूछ लें क्योंकि बड़ा एरिया था। फिर हम अथॉरिटीज ऑफ एजेंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में कल इंशाल्लाह ताला ये चैप्टर एंड भी हो जाएगा और हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी एंड हो जाएगा। चलें जी, किसी को नहीं पूछना, एक मिनट। लास्ट एग्जाम्पल में हो ये रहा था कि ए ने क्या करा हुआ है, बी से कोई प्रॉपर्टी ली हुई है 3 महीने की लीज पे। ठीक है, सी जो है एक अनऑथराइज एजेंट है और वो ए को नोटिस दे रहे हैं कि 3 महीने से पहले पहले आप इसको खाली कर दो। तो यहाँ पे ये एक्ट रेटिफाई नहीं हो सकता क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये थर्ड पार्टी के राइट को, ए के बी इसको एक्ट को रेटिफाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये ए के राइट को प्रॉपर्टी पे से 3 महीने पहले खत्म कर रहा है, तो ये एक्ट रेटिफाई नहीं हो। देखिए, कोई भी ऐसा एक्ट जो किसी भी थर्ड पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा हो या उसके किसी भी एक्ट को टर्मिनेट कर रहा हो, क्योंकि एक्ट टर्मिनेट होना भी नुकसान ही होता है। ठीक है, जरूरी। तो कोई भी ऐसी चीज जो थर्ड पार्टी को नुकसान पहुंचा रही हो, वो एक्ट कभी भी रेटिफाई आप नहीं कर सकते, वो एक्ट कभी भी रेटिफाई नहीं हो। अच्छा जी, अब आ जाते हैं एजेंट्स की अथॉरिटी पे। देखें, एजेंट्स की कुछ अथॉरिटीज भी होती हैं। फिर आपने जब जो उनको एक्सप्रेसली दी जाती हैं या इम्प्लाइडली उनके पास आ जाती हैं, लेकिन एजेंट्स की कुछ अथॉरिटीज होती हैं। ठीक है, द अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट मीन्स हिज कैपेसिटी टू बाइंड द प्रिंसिपल टू अ थर्ड पार्टीज। द एजेंट कैन बाइंड द प्रिंसिपल ओनली if he acts within the scope of his authority. The scope of an agent authority is determined by his। कह रहे कि एजेंट की कुछ अथॉरिटी होती हैं जो कि प्रिंसिपल को बाइंड करती हैं और एजेंट को उन अथॉरिटी के अंदर रहते रहते ही
काम करना होता है। ठीक है, तो अब मुख्तलिफ तरह की अथॉरिटी है, इमरजेंसी में भी होती है, अपरेंट अथॉरिटी भी होती है, एक्चुअल अथॉरिटी भी होती है। तो ये मुख्तलिफ तरह की अथॉरिटी है जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है एक्चुअल अथॉरिटी। नाम से ही जाहिर है जो आप एक्चुअली ग्रांट करते हैं एजेंट को। An agent can do all such acts as have been assigned to him either expressly or impliedly and thereby bind the principal to third parties by acts done within the scope of his actual or real authority. The authority is said to be expressed when it gives by word, spoken or written. The authority is said to be implied what is inferred from the circumstances of the case or ordinary course of dealing. कह रहे हैं कि एजेंट की अथॉरिटीज एक्चुअल वो होती हैं, एक्चुअल अथॉरिटी वो होती है जो कि उसको प्रिंसिपल खुद से देता है, इम्प्लाइडली भी दे सकता है, एक्सप्रेसली भी दे सकता है। ठीक है, वो उसकी एक्चुअल या रियल अथॉरिटीज कहलाती हैं। रिटर्न वगैरह में देगा, बोल के देगा तो वो एक्सप्रेस होती है, बाद औकात को ट्रांजैक्शन के तहत दे देता है तो वो इम्प्लाइड अथॉरिटी एक्ट वगैरह से हो जाती है, या उस बिजनेस की कोर्स ऑफ डीलिंग ही ऐसी है जिसमें एजेंट को ये अथॉरिटीज इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, तो ये कहलाती हैं इम्प्लाइड अथॉरिटी। लेकिन एक्चुअल अथॉरिटी वही है जो कि प्रिंसिपल उसको ग्रांट खुद से कर रहा है। अच्छा जी, फिर है ऑस्टेंसिबल और अपरेंट अथॉरिटी। ऑस्टेंसिबल और अपरेंट अथॉरिटी क्या होती है? देखिए, एन एजेंट कैन आल्सो बाइंड द प्रिंसिपल टू थर्ड पार्टीज बाय एक्ट्स डन विद इन हिज अपरेंट अथॉरिटी ऑल्दो द एक्ट इज इन एक्सेस ऑफ हिज एक्चुअल अथॉरिटी। अपरेंट अथॉरिटी होती है जो आपको एक्चुअल अथॉरिटी दी भी होती है, उससे एक्सेस में जो अथॉरिटी आ रही होती है वो अपरेंट अथॉरिटी कहलाती है, कि आपने अपरेंटली अपनी अथॉरिटी को यूज किया। An agent can also bind the principal to third parties by acts done within his apparent authority, although the act is in excess of his actual authority, provided the third party acts bona fide and without knowledge of the limitation of agent's apparent authority. Thus, actual and apparent authority stand on the same footing. एक्चुअल तो आपको पता है कि जो कि उसको ग्रांट की गई होती है, जो कि उसको मिली भी होती है एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली। अपरेंट होती है कि जब भी वो अपनी एक्चुअल अथॉरिटी से हट के तजावज करके कोई काम करे तो वो चीज कहलाती है उसकी अपरेंट अथॉरिटी। अपरेंट अथॉरिटी भी प्रिंसिपल को बाउंड कर देती है कि वो एजेंट की इस अथॉरिटी का भी जिम्मेदार है, लेकिन किन सूरत में? दो पॉइंट्स की सूरत में कि जब थर्ड पार्टी ने कोई अपरेंट अथॉरिटी के उसमें केस कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रिंसिपल बाउंड कब होगा? दो सूरतों में होगा। पहली पहली ये है कि थर्ड पार्टी की जो इंटेंशन है वो बोनाफाइड होनी चाहिए, वो एजेंट के साथ मिला हुआ ना हो। ठीक है, वो बोनाफाइड इंटेंशन हो। दूसरी, थर्ड पार्टी को ये बात पता भी ना हो कि ये इस एजेंट की एक्चुअल अथॉरिटी नहीं है, ये इसकी अपरेंट अथॉरिटी। ठीक है, थर्ड पार्टी को ये चीज इन्फॉर्म्ड ना हो, ये चीज उसकी नॉलेज में ना हो, तो एक्चुअल और अपरेंट अथॉरिटी सेम फुटिंग पे आते हैं, और वो सेम फुटिंग यही है कि प्रिंसिपल को बाउंड कर देते हैं। लेकिन अपरेंट अथॉरिटी क्या है? जो एक्चुअल से एक्सेस हो उसमें भी एजेंट प्रिंसिपल को बाउंड कर देता है, लेकिन किस वक्त? जबकि थर्ड पार्टी बोनाफाइडली एक्ट कर रही है, उसको पता ना हो इसकी अथॉरिटी की लिमिटेशंस का, और दूसरा कि थर्ड पार्टी, हाँ दोनों हो गए ना, एक तो बोनाफाइड कर रही हो और दूसरा ये कि उसको उसकी लिमिटेशंस का पता ना हो अथॉरिटी। क्लियर है? फिर ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी भी आगे देख लें इसी में। Ostensible authority means an authority with the third party dealing with the agent can presume to be with the agent in relation to a particular business ordinarily. ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी कहते हैं कि जब आप किसी एजेंट के साथ डील कर रहे हो तो उस बिजनेस में नॉर्मली वो अथॉरिटी उस लेवल के बंदे के पास ही होती है। ठीक है, in other words, such an authority implies authority to do an act usually necessary in the course of conducting similar business in accordance with the custom and usage of particular place, trade or market. Thus, if the usual practice of hotel managers to purchase liquors and cigarettes, then purchase of this nature shall be deemed within the scope of the manager's apparent authority, and the principal will be bound by such party notwithstanding limitations as between the principal and the agent put upon the authority. देखिए जी, कह रहे हैं ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी क्या है? जो कि नॉर्मली किसी भी बिजनेस में उस लेवल के बंदे के पास होती है, उसको कंसीडर किया जाता है ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी। अब आप उसको दें ना दें, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई रेस्टोरेंट बिजनेस है, वहां पे नॉर्मली
जो सिगरेट्स वगैरह लिक्वर वगैरह परचेज करते हैं वो होटल मैनेजर्स ही करते हैं। ठीक है, होटल मैनेजर अगर एक नॉर्मल बिजनेस में वो चीज परचेज करता है और ये हर थर्ड पार्टी को पता है कि यार नॉर्मली इस लेवल के बिजनेस में ये अथॉरिटी इसी शख्स के पास होती है, और कल को आपने अपने बिजनेस में नहीं दी हुई लेकिन आपका मैनेजर परचेज कर लेता है, तो ये उसकी ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी में आएगी और वो आपको बाउंड कर देगा, क्योंकि नेचर ऑफ ट्रांजेक्शंस, नेचर ऑफ बिजनेस में ये अथॉरिटी नॉर्मली उसी के पास होती है। ठीक है, नॉर्मली उसी के पास होती है, तो ये ऑस्टेंसिबल हो गई। मजीद आगे Section 188 deals with the extent of agent's authority, lays down the scope of the agent's apparent authority in these words. An agent having an authority to do an act to carry on a business has authority to do every lawful thing which is necessary in order to do such act, or which is usually done in the course of conducting such business. देखिए कह रहे हैं कि अगर पूरे सेक्शन को कंक्लूड किया जाए ना, तो बात ये कि एन एजेंट हैविंग एन अथॉरिटी टू डू एन एक्ट और टू कैरी ऑन अ बिजनेस हैज अथॉरिटी टू डू एवरी लॉफुल थिंग व्हिच इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू डू सच एक्ट और व्हिच इज यूजुअली डन इन द कोर्स ऑफ कंडक्टिंग सच बिजनेस। कि एक एजेंट जो होता है उसके पास अथॉरिटी होती है कि बिजनेस को रन कैसे करना है, उसके लिए वो जो भी लॉफुल एक्ट कर रहा होता है वो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरह एजेंट की अथॉरिटी में आ रहे होते हैं, कभी एक्चुअल में आएंगे, कभी अपरेंट या ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी में आ जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको होटल मैनेजर की एग्जांपल दी कि नॉर्मली होटल्स के अंदर जो लिक्वर होता है, जो आपकी वाइन्स वगैरह होती हैं, इनके ऑर्डर एक होटल मैनेजर ही देता है। लेकिन अगर आपने अपने होटल के अंदर, रेस्टोरेंट्स के अंदर वो उसको अथॉरिटी नहीं भी दी हुई, तो भी ये ट्रांजैक्शन या बिजनेस की नेचर के हिसाब से नॉर्मली उस लेवल के बंदे के पास होती है, तो कभी भी वो किसी थर्ड पार्टी को अगर ये बात कहता है, ठीक है, थर्ड पार्टी से मंगवाता है, तो आप बाउंड हैं कि आप थर्ड पार्टी को पेमेंट करेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी ने हमेशा यही प्रिज्यूम करना है कि ये चीज इसकी अथॉरिटी के अंदर है। लेकिन वही बात कि देखें, दो बातें कि एक तो थर्ड पार्टी की इंटेंशन बोनाफाइड हो और दूसरा थर्ड पार्टी को आपकी लिमिटेशंस का पता ना हो। अगर थर्ड पार्टी को लिमिटेशंस वगैरह का पता है तो फिर तो बात ही अलग होगी ना, फिर तो उसकी इंटेंशन ही मेलाफाइड हो गई। तो जरूरी है कि ये दोनों चीजें हो रही हो, ठीक है, तो आपको वो फिर बाउंड कर देता है। और ये बात भी याद रखिएगा कि एजेंट की जो अथॉरिटी है वो नॉर्मली दोनों को मिला के हम देखते हैं, उसकी एक्चुअल एज वेल एज अपरेंट अथॉरिटी को मिला के हमेशा देखी जाती है। अगर उसकी अपरेंट अथॉरिटी को, अपरेंट अथॉरिटी क्या है, जो बिजनेस ट्रांजेक्शन की रिक्वायरमेंट्स है। एक तो अथॉरिटी वो है जो आप उसको दे रहे हैं, अपरेंट वो है कि आपने उसको दी भी नहीं है लेकिन आपकी ट्रांजेक्शन रिक्वायरमेंट आ जाती है, या बिजनेस की कस्टमरी रिक्वायरमेंट्स है कि उस बिजनेस में ऐसा होता है कि बाद औकात अथॉरिटी से तजावुज करना पड़ता है। तो जब भी एजेंट की अथॉरिटी को हम कैलकुलेट करते हैं टोटल की बेस पे, तो एक्चुअल प्लस अपरेंट अथॉरिटी को मिला के करते हैं। अगर आप उसकी अपरेंट अथॉरिटी को कर्टेल करते हैं, कम करना चाहते हैं कि ठीक है भाई तुम्हें जो दी है तुम वहीं तक रहोगे, बिजनेस की रिक्वायरमेंट नहीं देखोगे, तो जरूरी है आप तमाम थर्ड पार्टी को वो नोटिस दें। अगर आप थर्ड पार्टीज को वो नोटिस नहीं दे रहे और आपने कर्टेलमेंट करी हुई है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपको बाउंड कर सकता है। ठीक है, अपरेंट अथॉरिटी क्या है, बेसिकली ट्रांजेक्शंस रिक्वायरमेंट, कि आपकी बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, आपकी कस्टमरी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि मैंने बताया आपको मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के अंदर। फिर है अथॉरिटी इन इमरजेंसी। An agent has authority in an emergency to do all such act for the purpose of protecting his principal from loss as would be done by a person of ordinary prudence in his own case under similar circumstances. फिर मजीद तीसरी अथॉरिटी होती है जो इमरजेंसी की सूरत हाल में क्रिएट होती है, इसीलिए नाम से ही जाहिर है अथॉरिटी इन इमरजेंसी। ठीक है, नाम से ही जाहिर है कि इमरजेंसी की सूरत हाल में क्रिएट होती है। ये अथॉरिटी इसलिए दी जाती है कि अगर प्रिंसिपल को कोई नुकसान हो रहा है तो एजेंट इमरजेंसी की सूरत हाल में कोई भी एक्ट कर सकता है जो कि प्रिंसिपल को उस लॉस से प्रोटेक्ट कर रहा हो। लेकिन ये भी बात का ध्यान रखना है कि जो एक्ट वो करेगा प्रिंसिपल को लॉस से प्रोटेक्ट करने के लिए, वो बिल्कुल वैसे ही करेगा जैसे वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए करता। मतलब उस केस को वो वैसे ही डील करेगा जैसे कि वो अपने केस को, अपने जाती केस को डील कर रहा। ठीक है, तो वो लॉस से उसको वैसे ही प्रोटेक्ट करेगा जैसे कि वो अपने जाती केस में डील करता। तो ये अथॉरिटी इन इमरजेंसी होती है, जो कि इसीलिए होती है कि वो लॉस से प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट कर सके
और इमरजेंसी सूरत हाल में इकदामात ले सके। लेकिन फिर वही बात, लेना उसको इकदाम वही है जो कि वो अपने पर्सनल केस में लेता, मतलब प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी को भी अपनी प्रॉपर्टी समझते हुए इकदामात लेने। अब हम देखते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। क्या एजेंट अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकता है? डेलीगेट मतलब ट्रांसफर कर सकता है, कि किसी और को ट्रांसफर हो सकती हो अथॉरिटी, क्या ये चीज मुमकिन है? ठीक है, अब हम देखते हैं जिसके लिए हम सेक्शन 190 देखते हैं। ऊपर सबको क्लियर है अथॉरिटी? तो हम आगे डेलीगेशंस पे चलते हैं। ये अथॉरिटी वाला जितना भी एरिया है ये खालिद महमूद चीमा साहब की किताब में मौजूद नहीं है। इसीलिए ये वजह थी कि मैंने आपको मुख्तलिफ मुकामात पे लोगों ने मुझसे पूछा था कि मोस्ट रिकमेंडेड बुक है और ये है और वो है, लेकिन मैंने यही वजह थी कि वो किताब रिकमेंड कर ही नहीं थी आपको। ठीक है, क्योंकि उसमें काफी चीजें नहीं लिखी हुई और पेपर में वो आ सकती हैं, क्योंकि एमसी कुच्चल आपकी रिकमेंडेड बुक है और पहले नंबर पे रिकमेंडेड हुई हुई है। ठीक है, पहले या दूसरे नंबर पे ये खालिद महमूद चीमा से ऊपर रिकमेंड हुई हुई है। तो यही वजह थी कि मैंने रिकमेंड नहीं करता खालिद महमूद चीमा कि आप उससे ना पढ़ें, क्योंकि उसमें काफी चीजें मिसिंग है। देखें, जब तक पेपर उससे लग रहा है पास हो रहा है तो वो मोस्ट रिकमेंडेड बुक आ रही है। जिस दिन पेपर ऐसा बन गया जो कि वाकई में उन चीजों से आ गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टूडेंट के पेपर में अथॉरिटीज आ जाती हैं एजेंट की और आपके 20-30 एमसीक्यूज इससे आ जाते हैं, तो वो स्टूडेंट फेल हो जाएगा उस बुक से पढ़ के। उसकी वजह ये है कि वहां पे ये चीज है ही नहीं। या रेटिफिकेशन का जो एरिया था वो भी आप देख सकते हैं, वो भी बहुत बड़ा इसके अंदर है, उसमें नहीं। तो और मुख्तलिफ मुकामात पे हमने एरिया देखे, तो अगर उन जगहों से पेपर आ जाता है तो फिर लाजमी सी बात है वो बुक रिकमेंड आप नहीं रिकमेंड करेंगे, आप उससे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, उसको आप इजी रेफरेंस के लिए तो रख सकते हैं कि चलिए जी आपने समरी कर ली, गो थ्रू कर लिया जल्दी जल्दी उस किताब से, लेकिन आप उसको एज अ बुक, एज अ पढ़ने के एतबार से आईसीएमए में नहीं ले सकते। मेरे हिसाब से वो बीकॉम तक ठीक है, आईसीएमए के लेवल पे वो बुक नहीं होनी चाहिए। चलें जी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। Section 190 provides that an agent cannot lawfully employ another to perform act which he has expressly or impliedly undertaken to perform personally unless by the ordinary custom of a trade a sub-agent may, or from the nature of agency sub-agent must be employed। कह रहे हैं कि भाई कोई भी एजेंट किसी भी दूसरे शख्स को अपॉइंट वगैरह नहीं कर सकता किसी भी ऐसे काम के लिए जो कि उसी को करने के लिए दिया गया था। ठीक है, एक काम है मैंने उसको करने के लिए दिया है, ऐसी सूरत हाल में वो किसी भी दूसरे एजेंट को अपॉइंट नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन अगर कस्टम ऑफ ट्रेड है, ट्रांजैक्शन की नेचर रिक्वायरमेंट है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो सब एजेंट अपॉइंट हो सकता है। ठीक है, लेकिन कोई भी काम अगर आप किसी शख्स को करने के लिए देते हैं पर्सनली, उसको ऑथराइज करते हैं, तो वो उसको मजीद ऑथराइज किसी दूसरे को नहीं कर सकता जब तक के ट्रांजैक्शन की एक ट्रेडिशनल रिक्वायरमेंट ना हो कि इसमें सब एजेंट अपॉइंट होता है या एजेंसी, और फ्रॉम द नेचर ऑफ एजेंसी, या एजेंसी की ऐसी नेचर ना हो कि सब एजेंट आता है। ठीक है, accordingly an agent cannot delegate his power or duties to another without the express authority of the principal except in certain cases which are discussed in the next paragraph। कहते हैं कि अकॉर्डिंगली इसी तरह से कोई भी एजेंट जो है अपनी पावर्स को डेलीगेट नहीं कर सकता, अपनी अथॉरिटीज को डेलीगेट नहीं कर सकता विदाउट एक्सप्रेस अथॉरिटी ऑफ द प्रिंसिपल, कि जब तक के प्रिंसिपल उसको एक्सप्रेसली कहे ना कि तुम इसको फर्दर डेलीगेट कर सकते हो। ऑर्डिनरी कस्टम जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होते हैं बिजनेस के, ठीक है, जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होते हैं ना बिजनेस के, उनको कहते हैं ऑर्डिनरी कस्टम्स, जो नॉर्मल रूटीन होती है बिजनेस की, नॉर्मल ट्रांजैक्शंस होती हैं। ठीक है जी, कहते हैं कि भाई कोई भी शख्स अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट नहीं कर सकता, कोई भी एजेंट अपनी अथॉरिटी को मजीद डेलीगेट नहीं कर सकता जब तक के प्रिंसिपल उसको एक्सप्रेसली अथॉराइज ना करे इस काम के लिए। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ एक्सेप्शन हैं, कुछ सर्टेन केसेस हैं जिनके अंदर वो डेलीगेट कर सकता है। फिर आप देखें, दिस सेक्शन इज अ बेस्ट बेस्ड ऑन द वेल नोन मैक्सिम ऑफ रोमन लॉ, डेलीगेटस नॉन प्रोटेस्ट डेलीगरी। इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, दैट इज अ डेलीगेट कैन नॉट फर्दर डेलीगेट, कि जो चीज ऑलरेडी डेलीगेट हुई हुई है वो मजीद डेलीगेट
नहीं हो सकती। ये भी एक लीगल मैक्सिम है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा। ये मुख्तलिफ आते रहेंगे, लेकिन मैं आपको बाद में भी ये दूंगा, ठीक है, कुछ मजीद भी दूंगा आपको। तो ये आप जो है इसको हाईलाइट कर लें कि इसके मायने क्या होते हैं। डेलीगेट इज नॉन प्रोटेस्ट डेलीगरी, कि डेलीगेट कैन नॉट फर्दर डेलीगेट, और आपने ये याद भी करने, क्योंकि ये एमसीक्यूज में पूछे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि भाई कोई भी एजेंट अपनी अथॉरिटीज को लॉफुली तो डेलीगेट नहीं कर सकता किसी को, जब तक कि उसको प्रिंसिपल एक्सप्रेसली ना कहे, या दूसरा सर्टेन कुछ केसेस हैं, एक्सेप्शन हैं, जिनके अंदर डेलीगेशन मुमकिन है। An agent being himself a delegate of his principal cannot pass on that delegate authority to someone else. As a rule, he must not depute another person to do with that which he has undertaken to do personally. The reason for this rule is that confidence in the integrity and competence of a particular person is at the root of a contract of agency. अब देखें, कह रहे हैं कि ये रूल बनाया क्यों गया कि एजेंट अपनी पावर्स को फर्दर डेलीगेट नहीं कर सकता, अपनी अथॉरिटीज को। क्यों? क्योंकि देखें, एक शख्स को मैंने अपॉइंट करा है, उसकी स्किल्स के ऊपर कॉन्फिडेंस करके ना, वो मैंने उसको एक काम दिया, उसके स्किल्स के ऊपर कॉन्फिडेंस करके वो उसको मजीद कैसे डेलीगेट कर सकता है? वो उसको मजीद नहीं डेलीगेट कर सकता, क्योंकि मेरा बिलीव, मेरी जो भरोसा है वो उसकी स्किल्स के ऊपर है। यही वजह है कि डेलीगेशन को रोका गया है, कि आपको एक काम के लिए अपॉइंट करा गया, आप पे भरोसा करके करा गया। देखिए ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं हूं, मुझे एक कंपनी में मैनेजर की जॉब मिलती है, इंटरव्यू वगैरह सब कुछ मैं देता हूं, मुझे मैनेजर की जॉब मिलती है, और मैं अगले दिन जाके कंपनी को कहूं, जब ऑफर लेटर वगैरह मिल गया, कि जी आपने मुझे अपॉइंट किया था, मैंने अपनी जगह अपने भाई को अपॉइंट कर दिया, ये मेरी जगह काम करेंगे आपके पास। इसीलिए लॉ ने मना करा कि भाई आपको अपॉइंट किया था, आपका इंटरव्यू लिया था, आपकी स्किल्स को देखा था। दो इंसान एक जैसे तो होते ही नहीं है, ठीक है। हमने आपको देखा था, हमारा कॉन्फिडेंस आपके ऊपर था, ये नहीं कि आप अपने भाई को अपनी जगह काम पे भेजने लगे। यही वजह है कि जो चीज ऑलरेडी डेलीगेटेड है वो कभी भी फर्दर डेलीगेट नहीं होती, ठीक है। हाँ, प्रिंसिपल ने आपको एक्सप्रेस अथॉरिटी दी है कि आप अपने सब एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं, तो फिर तो ठीक है, आपकी अथॉरिटी में आ रहा। लेकिन अगर आपकी अथॉरिटी में नहीं आ रहा तो आप नहीं कर सकते। बस कुछ केसेस हैं जिनके अंदर आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते, ठीक है। एक्सेप्शंस क्या है? बट देयर आर एक्सेप्शंस टू दिस जनरल रूल। अब ये हैं वो एक्सेप्शंस जहां पे आप फर्दर अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकते हैं। पहली, व्हेन द प्रिंसिपल हैज एक्सप्रेसली परमिटेड डेलीगेशन ऑफ सच पावर। प्रिंसिपल ने एक्सप्रेसली आपको परमिट करा हो कि आप सब एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं। दूसरा, वेयर द प्रिंसिपल हैज इम्प्लाइडली बाय हिज कंडक्ट अलाउड सच डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। वेयर द प्रिंसिपल नोज दैट द एजेंट इंटेंड टू डेलीगेट हिज अथॉरिटी बट डज नॉट ऑब्जेक्ट टू इट। इम्प्लाइडली क्या कर रहा है प्रिंसिपल? प्रिंसिपल को दिख रहा है कि हाँ उसने एक दूसरा बंदा अपॉइंट कर लिया है सब एजेंट के तौर पे, लेकिन वो उस पर ऑब्जेक्शन ही नहीं कर रहा। ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे, इसका मतलब है आप एग्री हैं, तो आप इम्प्लाइडली एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज को। पहले पॉइंट में आप एक्सप्रेसली परमिट कर रहे थे, दूसरी में आप इम्प्लाइडली परमिट कर रहे हैं, क्योंकि वो अपॉइंट कर चुका है, आप मना ही नहीं कर रहे। आप मना ही नहीं कर रहे, आप कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं लगा रहे कि भाई मैंने तो तुम्हें अपॉइंट किया था इस काम के लिए, तुमने मजीद किसी को अपॉइंट कर लिया, ठीक है। तीसरा, वेयर बाय द ऑर्डिनरी कस्टम ऑफ ट्रेड अ सब एजेंट मे बी एम्प्लॉयड। Thus, our stock exchange member brokers generally appoint clerks to transact business on behalf of their clients. ठीक है, कि जैसे कि कस्टमरी ट्रेड ऑफ बिजनेस था, ऑर्डिनरी कस्टम ऑफ ट्रेड था, बिजनेस की रिक्वायरमेंट है कि वहां पे नॉर्मली ऐसा होता है उस ट्रांजेक्शन के अंदर, जैसे कि जो आपके स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर होते हैं, ब्रोकर्स जो मेंबरशिप लेते हैं, ये क्लर्क्स को अपॉइंट करते हैं ना, कि वो उनके बिहाफ पे क्लाइंट्स के लिए काम कर सके, क्योंकि हर किसी के बस की बात तो नहीं होती ना 5 करोड़ की मेंबरशिप लेना या ऐसे लेना। मेंबरशिप का एक अमाउंट होता है, तो वो क्या करते हैं, एक क्लर्क्स अपॉइंट करते हैं, क्लर्क उनके बिहाफ पे काम कर रहे होते हैं। मेंबर खुद तो काम नहीं करेंगे ना आपके लिए आके स्टॉक एक्सचेंज के, तो वहां की रिक्वायरमेंट है कि वो आपके लिए एक क्लाइंट्स क्लर्क्स अपॉइंट करते हैं वो अपने पास, जो कि देखिए मेंबर लेना, एक स्टॉक एक्सचेंज ने उनको खुद अथॉरिटी को डेलीगेट किया, ठीक है, कि उनको मेंबरशिप दे दी, उनको अथॉरिटी को डेलीगेट किया कि वो परचेज बाइंग एंड सेलिंग करेंगे क्लाइंट्स के लिए। लेकिन इस ट्रांजेक्शन की रिक्वायरमेंट ये कि वो ट्रैफिक इतना ज्यादा है कि वो खुद से कर नहीं सकते, तो ट्रांजैक्शन की रिक्वायरमेंट है कि वो मजीद क्लर्क्स अपॉइंट करते हैं जो कि इस ट्रांजैक्शन को करते हैं उनके लिए। चौथा, वेयर द वेरी नेचर ऑफ एजेंसी मेक इट नेसेसरी टू अपॉइंट अ सब एजेंट।
नेचर ऑफ एजेंसी ऐसी थी कि जिसके लिए आपको एजेंट अपॉइंट करना है। जैसे कि अगर कोई शॉप का मैनेजर है तो जरूरी है कि वो एक सेल्स पर्सन अपॉइंट करेगा। जैसे कि अगर आप शोरूम वगैरह पे जाते हैं तो वहां पे भी एक एजेंसी बनी हुई होती है, टोयोटा वगैरह के जो शोरूम होते हैं, तो वहां पे जो मैनेजर होता है उसके लिए जरूरी होता है कि वो सब एजेंट अपॉइंट करते हैं, स्टाफ वगैरह आप अपॉइंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक शख्स फाइनेंस मैनेजर है तो सारे काम तो खुद नहीं कर सकता ना, जरूरी है उसको रिसीवेबल अकाउंटेंट भी चाहिए, पेएबल अकाउंटेंट भी चाहिए, टैक्स अकाउंटेंट भी चाहिए, ये तमाम लोग उसको चाहिए। तो ये भी एजेंसी के एक नेचर है जिसके अंदर सब एजेंट अपॉइंट करना पड़ जाता है। पांचवा, where the acts to be done are purely ministerial and do not involve the exercise of discretion। ठीक है। कि रूटीन वर्किंग where the acts to be done are purely ministerial and do not involve the exercise of discretion, कि कोई भी क्लैरिकल वर्कें, रूटीन वर्कें, उनके अंदर भी सब एजेंट अपॉइंट होते हैं नॉर्मली। ठीक है, कि वो भी क्लैरिकल रूटीन वर्क में भी होते हैं। छठा, where unforeseen emergencies arise rendering appoint of the सब एजेंट। ठीक है। एक काम करते हैं, सिर्फ 6 मिनट रह गए, हम लोग एक काम करते हैं कि एक्सेप्शन से दोबारा कल कंटिन्यू कर लेंगे। तो अगर इससे पहले का कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ लें आप लोग, वरना आपके पास फिर पूछने का टाइम नहीं बचेगा क्वेश्चंस। तो एक्सेप्शंस छोड़ दें, एक्सेप्शंस को कल हम दोबारा देखते हैं। ठीक है, तो जो भी चीज पूछनी है वो इससे पहले की वो तमाम आप पूछ रहे हैं। कोशिश तो यही है कि कल ये चैप्टर एंड हो जाए, लेकिन ये होगा नहीं। ठीक है, तो हम इसको यहीं तक रखते हैं, एक्सेप्शन से हम दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि थोड़ा और उसमें मजीद डिटेल्ड आपको बतानी है एक्सेप्शंस की, तो वो फिर हम दोबारा उसमें पढ़ेंगे। टाइम कब है वो होगा ही में। सर हमारे दोस्त खालिद महमूद चीमा बोल रहे थे एमसी कुच्चल मना कर रहे थे, लेकिन हम एमसी कुच्चल से तैयारी कर रहे हैं तो एमसी कुच्चल से इजीली पेपर क्लियर हो जाएगा ना। भाई एमसी कुच्चल से मुश्किल पेपर भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन खालिद महमूद चीमा से सिर्फ इजी पेपर ही क्लियर होगा। ठीक है, आप दोनों बुक्स को कंपेयर कर लें और अंदाजा कर लें। और आपके दोस्त ने आज तक खुद पेपर नहीं दिया, वो कहाँ से आपको रिकमेंड करने लगे, वो खुद भी कोई सीएमए क्वालिफाइड थोड़ी होंगे। ठीक है, तो आप दोनों बुक्स को कंपेयर कर लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो बात खालिद महमूद चीमा में है वो एमसी कुच्चल के अंदर भी मौजूद है, लेकिन जो एमसी कुच्चल में है वो खालिद महमूद चीमा के अंदर मौजूद नहीं है। मुझे पता है कि वो बहुत ज्यादा रिकमेंडेड करते हैं टीचर्स बुक, वो वजह ये है कि आसान किताब है, बहुत इजी लिखी हुई है, छोटा छोटा लिखा हुआ और बहुत चीजें नहीं लिखी हुई। ठीक है, अब जब नहीं लिखी हुई, जब तक पेपर में आ रही हैं, चल रहा है काम, चल रहा है। ठीक है, तो एक मोबाइल स्नैचर भी होता है ना, वो भी चोरी करता रहता है। परेशान तब होता है जब वो पकड़ा जाता है, तो परेशान लोग तब होंगे जब पेपर दूसरी तरह से बन जाए। अगर ये तो आपका नसीब है कि पेपर आपका इजी आ रहा है, खालिद महमूद चीमा से लग जाता है, आप पास भी हो जाते हैं। पेपर आपका मुश्किल बन गया किसी दिन, उन जगहों से बन गया जो एरिया खालिद महमूद चीमा ने नहीं लिखे, तो लाजमी बात है पेपर फेल हो जाएगा, फिर आप कभी भी उस किताब को फॉलो नहीं करेंगे। तो हमने हमेशा कंप्लीट कवरेज करनी होती है, हमने ये नहीं देखना होता कि हमारा शॉर्टकट क्या है। ठीक है, वो जो शॉर्टकट वाली चीजें हैं वो आप इंटर लेवल पे भूल जाएं कि आसान आसान चीजें पढ़नी है, हमने ये एरिया छोड़ने नहीं, हमने हमेशा डिटेल्ड पढ़ना होता है और मुश्किल की ही तैयारी करनी होती है। आप मुश्किल की तैयारी करेंगे तो आसान तो अल्टीमेट पास होना ही होना है, लेकिन अगर आप तैयारी ही आसान करके जा रहे हैं और पेपर मुश्किल आ जाता है तो फिर आप कैसे पास होंगे? आप तो पास नहीं हो सकते ना फिर। तो हमने हमेशा कवरेज ज्यादा से ज्यादा करनी होती है। कभी भी हम ऑलरेडी, क्योंकि जब आप पेपर में बैठेंगे ना तो वहां पे खुद ही हर चीज, आधी तो आप भूल चुके होंगे पेपर के प्रेशर से। ठीक है, तो वहां पे हर चीज खुद ही कम हो जाती है, तो आप पहले से ही कम करके ना जाए तैयारी। तैयारी हमने हमेशा मैक्सिमम करनी होती है कि जितनी चीजें हम पढ़ सकते हैं पढ़ लें। बल्कि अभी आगे तो आने वाला वक्त ये भी होगा कि आपको, जब आगे के पेपर्स में आप चलेंगे ना तो बहुत से वक्त ऐसे भी आएंगे कि आप जो है चीजें, क्योंकि मैं खुद आईसीएमए का मेंबर हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आगे के दौर में तो ऐसा भी होता है कि आप पूरी तैयारी करके जाते हैं और जब आप वहां पे जाते हैं तो आपका दोस्त एक नई चीज पकड़ा रहा होता है कि यार ये चीज तुमने देखी, और जब आप देखते हैं तो वो एक नई चीज होती है।
ठीक है, तो इतना एक बहुत बड़ा एरिया होता है सिलेबस का जिसको आपने पूरा कवर करना होता है। छोटे छोटे एरिया कवर करके आप कभी भी पेपर की तरफ, ठीक है शायद वक्ती तौर पे आपका पेपर पास हो जाए, हो सकता है, ये नसीब की बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि खालिद महमूद चीमा से पेपर पास नहीं होता, मुझे पता है कि मैक्सिमम टीचर उसी से पढ़ा रहे हैं और पेपर भी पास हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं उस बुक को रिकमेंड नहीं करता, मैं इसी बुक को रिकमेंड करता हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वहां पे कभी ऐसा हो कि पेपर में कोई ऐसी चीज आए जो आप बैठ के कह रहे हो कि यार ये तो सर ने कभी पढ़ाई ही नहीं थी क्लास में, ये तो कभी हमने पढ़ी ही नहीं थी। क्योंकि एक बच्चा होता है ना जो थोड़ा आगे सेमेस्टर 3 4 का होता है, उसका तो कोई मसला नहीं होता, क्योंकि उसको तो खुद से भी चीजें ढूंढने की आदत होती है। अभी आप इंटर से आए, पहली दफा पेपर टाइम में बैठेंगे या दूसरी बार बैठेंगे, तो अभी आपकी वो चीज नहीं है कि आप खुद से भी चीजें ढूंढ सकें। आप में तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अब तक कोर्स आउटलाइन भी खोल के नहीं देखी है। ठीक है, तो ये चीजें मैं कह रहा हूँ, जब सीनियर लेवल पे आप जाते हैं तो आप खुद ही कोर्स आउटलाइन से पकड़ लेते हैं कि अगर टीचर ने कुछ नहीं भी पढ़ाया होता तो आप खुद से पढ़ लेते हैं वो। ठीक है, लेकिन इस लेवल पे तो आपको बिल्कुल एक स्पून फीडिंग की तरह होते हैं आप। चलें जी, यहीं तक रखते हैं, फिर एक्सेप्शन हम दोबारा पढ़ते हैं कल। अल्लाह हाफिज।